क्यों ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं? अमेरिका इसको तेल के कब्जे के अलावा भी इकोनॉमिक वॉर टाइप से जोड़ रहा है, ताकि इकोनॉमिकली ये जितनी भी कंट्री हैं जो प्रोग्रेसिव हो रही हैं इनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। इंडिया को, चाइना को, रशिया को बहुत भयंकर नुकसान अमेरिका इस वॉर के जरिए पहुंचा भी रहा है। अभी ये वॉर लंबी खींचेगी तो हल्के हल्के जो ईरान में या और जगह पे लेफ्ट विंग और ज्यादा उभर के आएंगे। अब उनको हथियार कौन देगा? अमेरिका तो देता है। लेकिन ये अमेरिका सबका बाप बनने की कोशिश जो करता है उसमें बाकी देश मिलकर अमेरिका को दबा नहीं सकता। अभी नहीं, आने वाले कई सालों में भी अमेरिका को पिछाड़ना या अमेरिका तक पहुंचना एक सपने का जैसा ही है। इट्स फार बेटर देन एनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो समझ लेते हैं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दी तो इंडिया रिटेलिएट कैसे करेगा, कैसे रोकेगा उस वेपन को? 99 में कारगिल वॉर हुई थी, तो जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ और उनको लगा कि इंडियन एलओसी क्रॉस कर जाएंगे, उन्होंने अमेरिका के पास गए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उनको फोन करा कि आप ये लड़ाई ज़्यादा लंबी ना खींचे क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ठीक है, भारत एक शहर को खोने को तैयार है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि पाकिस्तान कल से दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। और दूसरी बात तो जो पाकिस्तान के जितने भी ये न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके बटन अमेरिकन के पास में। जो धुरंधर मूवी में क्या वो सही दिखाया? जो उसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, हमजा अली मजारी का, ऐसे सैकड़ों हमजा हैं सर जो भारत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, हर पल पल पे बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। हमारे सबसे बड़े स्पाई रविंद्र कौशिक, जिनको इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था, रविंद्र कौशिक पकड़े जाते हैं तो उनको डेथ सेंटेंस होती है, लेकिन आईएसआई कहती नहीं, इनको डेथ सेंटेंस नहीं देना है, इसको हर रोज मारना है, जिंदा रखना है। इसके बारे में हम ना ही जाने तो बेहतर है। जब ये वॉर हुआ और इतने सारे लोग सरेंडर हुए, हमने तब POK क्यों नहीं मांगा? दो तीन चीजें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई नहीं। एक तो हम आप जैसे कॉमन आदमी या जेनजीज को आज के तारीख में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि वॉर या देशों के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं इनके बारे में कुछ फिक्र नहीं है। हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है कि आप पे भी कैसे इफेक्ट करने वाला है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आज करंट में हो रहा है पूरे देश पे, कहीं हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। इस पॉडकास्ट में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी 1 घंटे में कि क्या है सच्चाई भारत के रिलेशंस उनके पड़ोसियों के साथ, क्यों युद्ध हो रहे हैं सारे दुनिया भर में, 56 कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, सब समझेंगे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं सुनील दसीला जी, जो कि एक एक्स BSF और एक्स NSG सबऑर्डिनेट ऑफिसर रह चुके हैं, और इसके साथ साथ वो एक बॉम्ब टेक्नीशियन और हॉस्टेज रेस्क्यू और नेगोशिएशन एक्सपर्ट भी रह चुके हैं। अनडिजाइन में हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते हैं जिससे आप तक यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाकर। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सुनील जी, आजकल जो ये नया मूवी आया है धुरंधर, उसमें एक जो डायलॉग है कि ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा, ऐसा करके कुछ डायलॉग है। मोदी जी ने भी ऐसे ही कुछ कहा है, ऐसा सुनने में आता है। मेरा पॉइंट ऐसा है कि जो आज के जेनजीज है, जो अभी नई पीढ़ी है, उन्हें तो मालूम नहीं कि कल का भारत कैसे था। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आज का भारत एंड कल का भारत? हेलो राजेश एंड हेलो प्रवीण। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। एक्चुअली जो आपका सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि हमारे इन जेनजीज को पता नहीं कि पुराना भारत कैसा था। लेकिन जैसा आपको पता है कि आजकल इतना मीडिया है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इवन जब हम पढ़ते थे इन द आवर टीन एज तो उस टाइम पे नहीं था। बट मैं कहूँगा कि आज का जेनजी हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और समझदार है, क्योंकि जो भी ये टेक्नोलॉजी का दौर आया तो उसमें उसको अपने जो पुराने दौर को है उसको भी जानने का मौका मिला। आप कह सकते हैं सर 26/11 के बाद में हमारी सरकार ने बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करा, जबकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी तैयार थे। ऐसे कई इंसिडेंट आते हैं पीछे, लेकिन आज के जेन जी इन चीज़ों को देखते हैं कि पुराने समय पे क्या हुआ था। सोशल मीडिया के माध्यम से आप भले आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहें या कुछ भी कहें, व्हाट्सएप दोनों तरह से फ्रूटफुल है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो कुछ सही इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये लेकिन हमारे इंडिया के लिए ये व्हाट्सएप भी और ये डिजिटल जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही फ्रूटफुल है।
मैं कह रहा हूँ आज के जेनजी और ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा ये जान सकते हैं। अभी देखिए जैसे इस ये फिल्म ही आपने देखी, लगा लिए ये जेनजी तो देख रहे हैं इस फिल्म को, तभी तो वो जान रहे हैं इस चीज के बारे में। और वो सही। आप लगा लीजिए, नहीं तो एक टाइम पे यहाँ एक फिल्म बनी थी, शाहरुख खान जी की थी, मेरे ख्याल से नाम मुझे याद नहीं है। पठान। पठान नहीं है, पठान। 2005 में उनकी फिल्म आई थी, मैं हूं ना शायद फिल्म थी। अब यस हाँ, हाँ मैं मैं हूँ हूं ना। ना। अब देखिए उस फिल्म में कैसा दिखा रखा है कि यहाँ के जो आर्मी है उसको मिलिटेंट दिखा रखा है। वो कोई प्रोजेक्ट मिलाप करते हैं उस एग्जैक्टली। फिल्म में पाकिस्तान के साथ में। तो उन्होंने उस फिल्म को सुनील पूरी शेट्टी तरह को से इस तरह से वो दिखा रखा है कि इंडियंस विलन है उसके अंदर में। और लेकिन हमारे दौर पे जब हम टीनेज, हमने वो फिल्म देखी, बहुत सराही भी। मैं ये बोलूंगा कि हमें वो अकल नहीं थी जो आज के जेनजीज को है। तो जेनजीज पे बड़े प्रश्न तो उठाते हैं लोग, लेकिन ये पीढ़ी बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा देख रही है। अब देखिए मैं हूं ना जैसी फिल्म है, हमने देखी और उसको सुपरहिट भी करार दी। हमने एक क्षण के लिए सही। भी नहीं सोचा कि वो फिल्म क्या दिखा रही है। हमारे देश के सैनिकों को विलन दिखा रही है, और पीस प्रोसेस चल रहा है, हमारे हमारे देश के सैनिक उसमें अड़ंगा अपना रहे हैं। एक मतलब एक्स मिलिट्री ऑफिसर को मिलिटेंट दिखा रखा है उसके अंदर पे। आप सोच सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्या हमारे देश के कोई भी मिलिट्री के ऑफिसर या मिलिट्री के जवान कभी मिलिटेंट का साथ दे सकते हैं या मिलिटेंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने वो फिल्म देखी और सुपरहिट करा दी। ये आप और मैं ही तो हैं जिन्होंने वो सही। देखी। शायद हाँ, हाँ, बराबर। एग्जैक्टली। परवीन इज टू यंग फ्रॉम बोथ ऑफ अस। बट मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रवीण या प्रवीण जैसे लोग बहुत समझदार हैं, और आज की जेन जी, आज की युवा पीढ़ी हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। उसका मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। देखिए सपोज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो या हम बेसिकली हिंदी में एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। अब सिस्टम क्या था, आज से कई साल पहले पीछे चले जाइए तो हम देखते हैं कि यार जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो बिल्कुल समझदार नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें कोई करेक्ट। ज्ञान भी नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारी पीढ़ी नहीं, हमसे पीछे से पीछे वाली पीढ़ी का ये दायित्व था कि बराबर है। उन्होंने हमारे मन में ऐसा भर दिया कि हम इंग्लिश नहीं जानेंगे तो हम कुछ नहीं जानेंगे। ठीक है, बराबर। आप लगा लीजिए, आप मराठी बोलिए, मैं हिंदी बोलूं, कुछ भी बोले, अपनी लोकल लैंग्वेज बोले, और लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ने वाला और लोकल लैंग्वेज से शिक्षा ली, वही आदमी शिखर तक पहुंचा है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम से ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी शिक्षा तमिल में ली है, इंग्लिश तो बाद में पढ़ी उन्होंने। तो आप लगा लीजिए डॉक्टर राधा कृष्णन देख लीजिए, कहीं भी ऐसे कितने वो लगा लीजिए। अब पुरानी पीढ़ी ने हम पे कैसा बनाया कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं आती, हमने भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज और कुछ नहीं है। आप 4 महीने इंग्लैंड में रह के आइए, आपको इंग्लिश आ जाएगी। आप 2 महीने नेपाल में रहिए, नेपाली आ जाएगी। ठीक है, अब 1 महीने फ्रेंच में, फ्रेंच आ जाएगी। एक लैंग्वेज है, उसको ज्ञान का पैमाना ना समझा जाए। तो मैं फिर कहूंगा कि ये जेनजी बहुत ही समझदार है, और इस जेनजी ने ही देखा है कि घर में घुस के कैसे मारा जा सकता है। तो ये पीढ़ी बड़ी समझदार है, इसलिए इनको पता भी ना पीछे क्या हुआ था और आगे। अब हमारे टाइम पे इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था सर, जैसा आपको पता है। हमें अगर सपोज करो आज से 10 साल पहले भी फिल्म आती, तो हमें कैसे पता लगता है भाई घर में घुस के कब मारा था या कब नहीं मारा था। आप लगा लीजिए जो एग्जैक्टली। 1971 की जो इतनी बड़ी इंडिया की अचीवमेंट इंडियन आर्मी की, उसकी क्लिप आप आजकल देखते हैं, उसकी क्लिप कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलती। इतने आज़ादी कितने साल बाद भी जब वो सरेंडर करती है आर्मी, वो मेरे ख्याल से आजकल यूट्यूब में आपको देखने को मिलती है। तो या किसने करेक्ट किसने रोका करेक्ट। था उसको दिखाने से? भाई गौरवशाली इतिहास सही। है हमारा, किसने रोका था? आप कितनी जगह वो सरेंडर की जो फोटोज हैं वो भी आजकल देखते हैं हम। ठीक है, आपने कभी उसको 26 जनवरी के जो परेड होता है, जो झांकी होती है, उसमें तक भी उसको स्थान नहीं दिया। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब पीढ़ी समझदार है, और सरकार भी अच्छा कर रही है, और देश वाकई अच्छे हाथों में है। और आप हमारे हाथों में हैं, और हमसे भी अच्छे जेनजीज हैं, और देश अच्छा करेगा। सुनील जी, आपने 1971 के वॉर की बात की जी। अभी, तो उस वक्त एक्चुअली वॉर क्यों हुआ था, और उसमें पाकिस्तान के साथ मतलब रीज़न क्या था, और कैसे बांग्लादेश बना? मतलब ओवरऑल आप एक शॉर्ट में बता देंगे तो फिर उसके ऊपर थोड़ा और सवाल पूछना एक्चुअली चाहेंगे। जो 1971 की वॉर थी, वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था सर। तो क्योंकि पाकिस्तान इवन इंडिपेंडेंस के टाइम से आप देखिए कि इंडिया में किस तरह से इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, और कैसे उसकी बार बार जो भी कोशिश होती थी इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो इंडिया ने भी फिर उसके बाद में, जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो इंडिया ने फोकस करा ईस्ट पाकिस्तान पे।
और वहाँ क्योंकि उस टाइम पे एक जनरल इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में जो मुजीबुर रहमान बंग बंधु होते हैं, जो शेख हसीना जी के पिता थे, वो भारी मेजोरिटी से वहाँ जीत जाते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को ये मंजूरी नहीं था कि कोई बंगाली बोलने वाला उन पर रूल करे। तो एक तो दोनों साइड से ये हवा बहुत तेज चली, और इधर जैसे इंडिया ने जो मुक्ति वाहिनी थी और जो ईस्ट पाकिस्तान था, उनको थोड़ी हेल्प करनी शुरू की, ट्रेन करना शुरू करा। और बेसिकली ये वॉर जब स्टार्ट होती है, इधर भी आप देख सकते हैं लोंगेवाला वगैरह में भी, और जे के साइड से भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ये वॉर लड़ी ईस्ट पाकिस्तान की साइड से लड़ी गई। और आर्मी का बहुत अच्छा रोल था। सैम मानेकशॉ हुए, लेफ्टिनेंट जनरल जैकब हैं, और कई ऐसे जगदीश सिंह अरोड़ा साहब हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रोल था, हमारी सेना का बहुत अच्छा रोल था, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत हमारा कम नुकसान हुए बगैर घुटनों पर ला दिया और सरेंडर करा। ये ऐतिहासिक सरेंडर था सर, हिस्ट्री में 93,000 सोल्जर आज तक कभी सरेंडर हुए ही नहीं इससे पहले, और ना आगे भी होंगे। तो 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर करा, और उसके बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ। हमने नक्शे पे एक नया मुल्क दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया की थी, लेकिन उसका क्रेडिट उतना नहीं ले पाई इंडिया। बट एनी हाउ जो भी है, मैं सैल्यूट करता हूं उस टाइम की जो भी लीडरशिप थी, इंदिरा गांधी जी थी या सैम मानेकशॉ थे। जो देखिए, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई सरकारें ऐसी नहीं होती कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचे। कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होता कि वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पे कोई ढील दे। सबका परसेप्शन अच्छा होता है, लेकिन उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर मैं कहूंगा कि 26/11 के बाद हमने एग्जीक्यूट नहीं करा, वो एक मेन प्रॉब्लम थी। सुनील जी, अभी वापस 1971 में एक सवाल और मुझे पूछना है कि जब ये वॉर हुआ और इतने सारे लोग सरेंडर हुए आर्मी के, तो कोई ट्रीटी नहीं हुई? हमने तब POK क्यों नहीं मांगा? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई नहीं। एक तो इतने बड़े सैनिकों ने सरेंडर करा और इंडिया उसका कोई लाभ नहीं ले पाया। उसके पीछे दो तीन रीजन है जो कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए। एक चीज आप देखिए कि पाकिस्तान को हमेशा ही अमेरिका, चाइना और भी वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा सपोर्ट था। इंडिया को उसके टाइम पे कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। इवन आप देखिए, अमेरिका ने तो जो अपना जो उनका फाइटर शिप्स है, जो कमीशन शिप्स है, वो यहाँ तक भेज दिया था उन्हें इंडियन ओशन में, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। बट उस टाइम पे हमारी आर्मी है या लीडरशिप थी बहुत स्ट्रांग थी। और जब ये सरेंडर हुआ तो इंडिया अपनी शर्तों पे कुछ मनवाना भी चाह रहा था पाकिस्तान से, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना ज़्यादा प्रेशर और पाकिस्तान को इतना ज़्यादा सपोर्ट, मतलब आप लगा लीजिए जो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है वो कम जानते हैं। अब हम बार-बार इंदिरा गांधी जी को दोष दें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा, उन्होंने पीओके क्यों नहीं लिया, उन्होंने देखिए हर परिस्थिति अलग-अलग होती है। अभी सपोज़ करिए सर, हमने कहीं इंडिपेंडेंट के बाद कहीं स्टेट अपने में मर्जर करेंगे, तो आज हम ये कहते हैं कि भाई आपने नागालैंड को, मणिपुर को या ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे उनको स्पेशल स्टेटस क्यों दिया? वो उस टाइम की माँग थी। लेकिन हाँ, उसके बाद में कुछ ना कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लेना चाहिए था उसके ऊपर पे। ताकि मतलब जैसे भी है, आप देश को एक सूत्र में बांधना चाहिए था। अब वहां पर मेन दिक्कत क्या हुई, देखिए 1971 के वॉर के अंदर पे जब आपने सारी 93,000 सोल्जर आपके पास में है, उनके जनरल भी, जो जनरल नियाजी वो भी यहाँ पर हैं, सब कुछ है कब्जे में, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं ले पाए। तो यही है, देखिए मिलिट्री लीडरशिप स्ट्रांग है, उसने अपना काम करा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो कमजोर हुई। वही चीजें ये देखने को, मतलब देखिए दोनों चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम आज की डेट में कहें कि भाई मोदी जी स्ट्रांग है, वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, तो भाई आर्मी भी ऐसी है, वो आर्मी भी भाई उनको भरोसा है। अब सपोज करिए जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ही इज 80+ नाउ, वो खुद रिटायर भी होना चाह रहे हैं, लेकिन लगा लीजिए मोदी जी उन पर विश्वास कर रहे हैं और उनको भी पता है कि सरकार मेरे को बैकिंग करेगी, तो इसलिए वो ये स्टेप ले रहे हैं, उस स्टेप लेने में हिचक नहीं रहे हैं। तो दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सर, कि मिलिट्री लीडरशिप तो है, लेकिन स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर भी होना चाहिए उसके साथ में। सर, आपने अभी कहा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये कौन होते हैं और आज की डेट में कौन है और उनका रोल क्या होता है एग्जैक्टली? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे आपको पता है, हमारे ग्रेट अजीत डोभाल सर हैं, जो एक खुद इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं। और जैसे आजकल धुरंधर की बहुत बात चल रही है, तो ही इज़ अ बिग स्पाई, तो पाकिस्तान में रहे हैं, कई और कंट्री में रहे हैं, और इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इंटरनेशनल सिनेरियो बहुत ही अच्छी और डीप नॉलेज है सर के पास में, क्योंकि वो उनका ओवर द ईयर ये 30-40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली अभी धरातल पर दिख रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या होता है सर, कि जो भी अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होती है, इंटरनल और आउटर,
वो सारी की सारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के थ्रू ही पीएम को रिपोर्ट करते हैं। ये डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करने के लिए आंसरेबल हैं। कई सारी एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, एनसीबी है, एनआईए है, ये सारी जितनी एजेंसियां हैं ये जब काम करती मिलके तो इनकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है वो सब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास में जाती है। तभी आप देखिए कि ओवर द ईयर जो ये चीज़ें हैं, इंटरनली इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ड्यू टू अजीत डोभाल सर के कारण से। क्योंकि देखिए एक आध इंसिडेंट होते हैं बीच में, ऐसी बात नहीं इंसिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा और लगा लीजिए चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ भी हमारा देश है। हर समय पर मतलब लोगों की निगाहें लगी रहती हैं किस तरह से हिंदुस्तान को झुकाया जाए। नॉट ओनली पाकिस्तान, चाइना, वेस्टर्न वर्ल्ड जितना भी है, ये सभी हिंदुस्तान को एक हिकारत की नज़र से देखती हैं। ये सोचती हैं कि कब हम हिंदुस्तान को गिराएं। ये इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान को तो सबसे पहले अपने लोगों से लड़ना है, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें अभी जितनी भी अच्छी हमारी सिक्योरिटी सिनेरियो है ये ड्यू टू अजीत डोभाल सर के कारण। सुनील जी, मैं एक चीज़ और अभी जानना चाहूँगा। जो आपने बोला हमारे पड़ोसी देश, तो हमारे उत्तर में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर भारत से, उस तरफ हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं। दक्षिण में हमारे कोई दुश्मन है क्या? क्या श्रीलंका से हमें खतरा है? नहीं सर, श्रीलंका से ऐसा ऐसा कोई खतरा नहीं है। ये देखिए इसके पर्सपेक्टिव सिनेरियो में जाए तो मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि अब जैसे साउदर्न जो एरिया है आपका क्षेत्र जो ज़्यादा है, वो जो सी वे से कनेक्टेड है वो ज़्यादा। दूसरा आप लगा लीजिए जो हिंदुस्तान का ओवरऑल पूरा सिनेरियो अगर आप देखें तो आज से 1000 साल पहले भी जितने अंग्रेज, मुगल, तुर्क, अफ़गान, डच, फ्रेंच, इन सब की मंजिल हिंदुस्तान रहती थी। आप लगा लीजिए अफ़गानिस्तान चलो अभी अलग हो गया, लेकिन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान 100-200 साल पुरानी बात है, ये हिंदुस्तान के हिस्सा हुआ करते थे। तो लोग यहाँ से जब लगा लीजिए जब हम अगर जो फॉरेन ट्रैवलर का ज़िक्र पढ़ते हैं, हुनैन सांग है, इत्सिफ़ है या कई ऐसे ट्रैवलर्स हैं, जब वो आते थे हिंदुस्तान तो यहाँ के बारे में लिखते थे, फिर अपने देश जाते थे, सालों-साल गुज़ार के अपने देश जाते थे। भले ही वास्को डी गामा आया हो या कोई भी और भी फॉरेन ट्रैवलर आया हो या वो ब्रिटेन का हो या यूरोप का हो, तो ये लोग जाके अपने देश में बताते थे कि यार ऐसा देश है, वहाँ हर किस्म का मौसम है, हर किस्म की फसल है, सोना बहुत है मंदिरों में, ट्रेडिशनली बहुत रिच है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो यूरोप या जितने भी अरेबिक कंट्री हैं, उनके मन में एक लालसा होती थी क्योंकि उनके वहाँ तो कुछ होता नहीं था। अगर आप आज से 400 साल पहले के भी चले जाएँ, तो जो यूरोप नंगा घूम रहा था, तब भी हमारे यहाँ पर क्या नाम है, इतना बड़ा आर्किटेक्ट सिस्टम चलता था। आप अपने साउथ में ले लीजिए, वो मंदिर हमने बनाए, जो मतलब आज की पीढ़ी भी सोचती कि ऐसा कैसे बना दिया होगा। ठीक है? जैसे तंजावुर में आप मंदिर देख सकते हैं जो बगैर नींव का बना हुआ है। आज की डेट में क्या है कि अगर जितनी ऊँची बिल्डिंग बनानी है उतना नीचे नींव खोदना पड़ेगा, फाउंडेशन खोदनी पड़ेगी। तो लोगों के मन में जितनी लालसा होती थी अरब से लेकर, यूरोप से लेकर कि यार कैसा देश है, वहाँ जाया जाए, कैसे पहुँचा जाए? तो वो पूरा मतलब अपनी तैयारी करने में लगे रहते थे, कैसे लूटा जाए, ठीक है? उनके मन में यही ख़्याल रहता था कि किस तरह से उस देश को पहुँचा जाए और हल्के-हल्के वो नॉर्दर्न से लेके आपके साउथ साइड तक भी मतलब वो आते रहते हैं, इन्वेड करते रहते हैं, बार-बार, एक बार नहीं कई बार प्रयास करते हैं उस चीज़ का। तो ये चीज़ ज़्यादा है साउदर्न साइड में इसलिए कि हल्के-हल्के उनको जो चीज़ें नॉर्दर्न से मिलने लग पड़ी तो साउदर्न साइड में लेकिन उन्हें कम जाना शुरू करा। लेकिन कम भी आप देखिए कि क्योंकि वो कम इसलिए है कि वो किताबों से छुपा हुआ है। आप लगा लीजिए इवन आपके महाराष्ट्र में कितने बड़े मुगल आक्रमण हुए, अनगिनत मुगल आक्रमण हुए। आप कर्नाटक में देखिए कि बहुत ज़्यादा मुगल आक्रमण हुए, इवन टीपू सुल्तान ने कितनी क्या नाम कितने अपनी कितनी त्रासदी मचाई मैसूर में या उस स्टेट में। साउथ में भी आप तमिलनाडु वगैरह में जाइए जो कन्वर्जन सिस्टम होता है, बहुत बड़े लेवल पे हुआ वो। तो लेकिन वो हिस्ट्री की किताबों में कम है, नॉर्दर्न के मुकाबले में साउथ का कम है, लेकिन साउथ का भी है उतना ही वो है। हम्म। अभी इतिहास से प्रेजेंट में आते हैं जी। सर। ऐसा सुनने में आया है कि पाकिस्तान में यूएस से बेस है, मतलब यूएस आर्मी का बेस है। उसी तरह श्रीलंका में चाइना और यूएस का है और पाकिस्तान में भी है, ऐसे चाइना का भी है। ऐसा भारत में कहीं यूएसए या चाइना का बेस है क्या? नहीं, मतलब ये सब तो और ये क्यों है बेसिस फिर, और क्यों कोई देश अलाउ करता है देखिए इसे? सर, इंडिया में पहले में क्लियर कर देना चाहिए कोई यूएस बेस नहीं है ना चाइना का बेस है। देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो हमारे देश से काफ़ी अलग है। उसके पीछे 2-3 रीज़न है। देखिए पाकिस्तान शुरू से ही एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में रहा है। वहाँ पर डेमोक्रेसी कभी रही नहीं है। हर कंट्री के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जिस
आर्मी के पास में कंट्री है, ठीक है वहाँ, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आप इनिशियली लेवल पे लगा लीजिए कि साथ साथ दो मुल्क आज़ाद होते हैं, बट आप लगा लीजिए जैसे हमने हल्के हल्के हम डेमोक्रेसी के रूट पर चलते रहे और हमने डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं कि हमारे वहाँ चाहकर भी कोई डिक्टेटरशिप हो नहीं सकती है। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, जैसे ही आज़ाद होता है, जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर वो थोड़े टाइम बाद मरते हैं, फिर उसके बाद में जनरल अयूब खान है जो खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर देते हैं, वो लियाकत अली को हटा देते हैं, फिर ऐसे चलते याया खान, टीका खान, जनरल जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, या अभी भी देख लीजिए आप जो भी आसिम मुनीर हैं, ये दे ऑल आर डिक्टेटर्स, ट्रू डिक्टेटर्स। तो उसमें क्या है कि इनको कंट्री से कोई मतलब नहीं है भाई। जमहूरियत होगी, डेमोक्रेसी होगी, तभी तो कंट्री का भला बुरा सोचा जा सकता है। अब मिलिट्री लीडरशिप जब कूप करती है तो उनको सिर्फ अपने से मतलब है। अब लगा लीजिए उसके बाद में इन्होंने किस तरह से बार बार अमेरिका है, चाइना है, इनसे बार बार मिलिट्री एड लेते रहे, हथियार लेते रहे कि किसी तरह से हम हिंदुस्तान को परास्त कर सकें, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो बदले में अब अमेरिका, और दूसरी बात अमेरिका चाइना जैसी कंट्रियां क्या करती हैं, ये जितने भी गरीब मुल्क होते हैं उनको देती है भारी भरकम कर्जा, फिर उनको गुलाम बना लेती है। श्रीलंका केस में ऐसे ही हुआ, चाइना के जाल में फंसा श्रीलंका, और जो हमन टोटा उनका आइलैंड है वो देना पड़ा उनको। अब देखिए हमन टोटा आइलैंड अभी श्रीलंका के पास नहीं है, वो चाइना के पास है, चाइना के पास वो चला गया और चाइना ने बहुत बड़ा बेस बना दिया उधर पे। और ऐसे पाकिस्तान में आप लगा लीजिए जब 9/11 के अटैक के बाद जब अफगानिस्तान पे हमला करना था पाकिस्तान ने, जब उसको पता लगा कि बिन लादेन यहाँ है, तो उसने पाकिस्तान के बेस यूज करे सारे के सारे। और पाकिस्तान के जैसे नूर खान एयरबेस है, ये अमेरिकन आर्मी के पक्के गढ़ हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी हैं, कई ऐसे हैं, हालांकि वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता, बट दे आर द बेस ऑफ अमेरिकन आर्मी राइट नाउ, अभी भी हैं वो, ठीक है। वो जो भी है अभी भी आप लगा लीजिए, जो ये गल्फ वॉर चल रही है इसमें वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी अमेरिका यूज़ कर रहा है। गल्फ कंट्री में तो बेस ही है उसके, सऊदी अरब है, हाँ, यूएई है, ओमान है, बहरीन है, जहाँ भी हैं, उसके अलावा इन देशों में भी उसके बेसिस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ऑपरेशन सिंदूर में इन बेसिस को क्यों नहीं टारगेट किया देखिए गया? सर, ऑपरेशन सिंदूर जैसे इंडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो भी मिलिट्री बेसिस हैं और जो पब्लिक बेसिस हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो लॉन्च पैड हैं जहां से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती है उनको, हालांकि जैसे इंडिया ने फिर भी जब पाकिस्तान ने एक दो गलत हरकतें करी तो जैसे नूर खान एयरबेस को इंडिया ने टारगेट करा, एक आध एयरबेस आपने देखे हैं, उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी ये बेस थे, बाकी भी जो बेस हैं जो जहां इंडिया ने अटैक करा, वो एक तौर पे पाकिस्तान मिलिट्री के ही बेस हैं भाई। उन्होंने अपने लिए बेस बनाया तभी तो उन्होंने आतंकवादियों को दिया। आतंकवादियों के पास कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग आ रखी है, वो हाँ, बराबर। एग्जैक्टली। वो बेस पाकिस्तान आर्मी के ही थे, लेकिन इंडिया ने अच्छा एक तीर से कई शिकार कर दिए। और सबसे बढ़िया इसमें अपने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, बहुत ही अच्छा काम करा कि जिसके बेस पे हमने पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पे ला दिया। अच्छा, एक चीज़ हम हमेशा बात करते हैं, जब हम लड़ाई की बात करते हैं, इंडिया के दुश्मनों की बात करते हैं, तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आता जी। है। तो आम आदमी के लिए क्या चाइना और बांग्लादेश और बाकी पड़ोसी जो मुल्क हैं वो दुश्मन नहीं है? क्या वहाँ से हमें अटैक नहीं होते? सर, मैं पहले ही जैसे आपको कहा कि इंडिया चारों तरफ से दुश्मन देशों से ही घिरा हुआ है। आप किस पे विश्वास करते हैं भाई? पाकिस्तान तो फिर भी सामने का है। अब चाइना देखिए, चाइना ने ओवर द एयर कितना नुकसान इंडिया को पहुंचाया है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो 62 की वॉर तो एक आमने सामने की थी, उसके अलावा भी आप चाइना का कहीं पर भी देख लीजिए, इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, जो चाइना है वो कभी भी इंडिया के फेवर में खड़ा नहीं रहता है, कभी भी नहीं। ठीक है, बांग्लादेश है, आप देखिए बांग्लादेश में अभी जो भी तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जी भागकर इंडिया आई, यहाँ अभी उन्होंने शरण ले रखी है। उसके बाद से लगा लीजिए जो बांग्लादेश की उसके बाद की भी सिचुएशन है, तो वो कितनी खतरनाक है। और आज की डेट में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इवन अब पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में जाके अपने कई बेस को दोबारा से रीग्रो कर रही है, जो उनके 71 से पहले होते थे। ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान तो सिर्फ एक फ्रंट लाइन में है, लेकिन आप बांग्लादेश को लगा लीजिए, चाइना को लगा लीजिए, दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज ए एनिमी नेशन, और ये ट्रीट होने भी चाहिए।
क्योंकि इनकी कोई भी हरकत ऐसी नहीं है जो हमारे फेवर में होती है। आप इतिहास में सुनील जी, ये चाइना देश के बारे में बात करते हैं, तो आप बिलीव करते हैं कि चाइना यूएसए के बाद सेकंड पावरफुल नेशन है वर्ल्ड वाइड? मिलिट्री वाइज? मिलिट्री वाइज तो सर अमेरिका के बाद रशिया का नंबर आना चाहिए, या रशिया इक्विवेलेंट टू अमेरिका ही है। रशिया एक्चुअली कई चीज़ें अपनी डिस्क्लोज नहीं करता है, बट रशिया इज फार मोर कैपेबल देन अमेरिका, जो आज की स्थिति है मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद हाँ, तो उसके चाइना बाद का नंबर चाइना आएगा। है। आप लगा लीजिए चाइना में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश को बहुत कुछ चीज़ें उससे अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज की डेट में, लेकिन चाइना बराबर है, मतलब हमारी आर्मी चाइना के साथ स्टैंड नहीं कर नहीं, सकती। ऐसा नहीं है स्टैंड नहीं करती, ये नहीं है सर, लेकिन जो फैसिलिटीज़ है ना, आप लगा लीजिए जैसे हमने टेक्नोलॉजी है। कई बार फौज में जॉइंट एक्सरसाइजें भी करी हैं, बट हम्म। ट्रूप्स वाइज देखें तो इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो बहुत ही फार बेटर देन एनी अदर ट्रूप्स ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन जो कुछ फैसिलिटीज होती हैं सर, जो वेपनाइज सिस्टम है, कुछ मॉडर्नाइजेशन है, वो इन कंट्रीज में थोड़ा एडवांस लेवल का। मतलब टेक्नोलॉजीज और वेपन्स चाइना के अच्छे हैं इंडिया से, क्योंकि उनका वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हाई लेवल पर अच्छा है सर उनका। लेकिन फिर चाइना अभी डायरेक्टली वॉर में क्यों नहीं इन्वॉल्व होती? न इंडिया के साथ, न किसी और देश के साथ, ना अब भी। नहीं, गल्फ में तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। देखो जो चाइना क्या है ना सर, चाइना के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। चाइना के बारे में हम कितना जानते हैं, गूगल में पढ़ के जानते हैं चाइना। लेकिन यू आर सरप्राइज टू नो डैट कि चाइना की जो तैयारी है पूरे दुनिया के देशों के मद्देनज़र, आप यकीन करेंगे कि चाइना में कई कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। इंडिया को जानने के लिए, इंडिया को समझने के लिए, ठीक है? कई कॉलेजों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। लेकिन हम चाइना के बारे में कितना जाने, गूगल में पढ़ के जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कोई चीज़ डिस्क्लोज़ भी नहीं होती ज़्यादा। आप लगा लीजिए चाइना जो भी है सीक्रेटली अभी ईरान को भी हेल्प कर रहा है। सीक्रेटली हाँ, उसने जो ये वेनेजुला को भी मदद करने की कोशिश करी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। लेकिन ईरान को अभी पूरी तरह से चाइना अंदर से बहुत मदद कर रहा है। चाइना इसलिए डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता सर। चाइना क्या है कि कुल मिला के चाइना पूरी तरह से एक बिज़नेस नेशन है, बिज़नेस ओरिएंटेड नेशन है। आप चाइना का डिप्लोमेटिक हाँ, रहता चाइना है। का सिस्टम देखें ना, चाइना जैसे हमारी देशी भाषा में कहें तो एक बनिया, एक लाला मुल्क है चाइना, ठीक है? चाइना हाँ, चाइना को पूरा अपने बिज़नेस से मतलब है, ठीक है? वो छोटी-मोटी हरकतें जैसे हमारे कभी डोकलाम में, पेंगोंग में, गलवान में ऐसी हो गई। हाँ, लेकिन गलवान में भी जब उसको वाक़ई हमारी ट्रूप्स की ताकत का पता लगा, क्योंकि यहाँ का बॉर्डर तो आप लगा लीजिए गोली फायर नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको वाक़ई में गलवान में हमारी ताकत का पता लगा, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तो उनके 40 से ऊपर हुए। हालाँकि चाइना ने कई देर तक माना नहीं, कई देर तक वो बोलने लगा, लास्ट में उसने 3-4 महीने बाद बोला कि हाँ 4 सैनिक मरे हैं। लेकिन स्विस रिपोर्ट, यूएन का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, रशियन उनको कम से कम 40 से 50 सैनिक उनके जो उस जो आप गुत्थम गुत्था की लड़ाई थी, जो अनआर्म्ड कॉम्बैट थी, उसमें उनको इतना नुकसान हुआ। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर कि बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी हमारे जॉइंट एक्सरसाइजेस होते हैं मिलिट्री की, तो ये जॉइंट एक्सरसाइजेस क्यों होती है और ऐसे लोगों के साथ क्यों जो हमारे ऑलमोस्ट दुश्मन हैं? सर देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के साथ तो नहीं होती है, बट लेकिन अभी ओवर देयर चाइना के साथ भी बंदी कर रखी है हमने। अमेरिका से कुछ ऐसे मिलिट्री जो एक्सरसाइज है, कुछ एक्सचेंज ट्रीटी कर रखी है हमने, क्योंकि ये देखिए सर, ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप अमेरिका है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है या गल्फ की कंट्रीज़ हैं, इनके साथ में कोई नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, तो वाकई में इसमें सिनेरियो और माइंडसेट को पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। आप सपोज़ करो कि कल के दिन, अभी देखिए अमेरिका के इतने गल्फ में बेसिस हैं आर्मी के। अभी कल की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, कल या परसों की। तो अब जो अमेरिका है वो गल्फ में क्या कर रहा है कि जो सैन्य कार्रवाई करने के फिराक में है, तो उसने जो 3500 उनके जो एक MEU मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के जो कमांडोज हैं वो उसने गल्फ में उतार दिए हैं, और जो उनका त्रिपोली कमीशन शिप है उसके साथ में उतार दिए हैं। अब लगा लीजिए अगर अमेरिका के गल्फ में इतने बेस नहीं होते या वहाँ की आर्मी के साथ उसने ये नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं करा होता, तो उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता। बिल्कुल एक नई जगह होती है, आप कैसे ऑपरेट करेंगे, डेजर्ट सिस्टम है, सीवेज है, कई चीज़ें हैं, वो सिनेरियो ऐसे काम नहीं आता। हाँ, जब लेकिन ये एक्सरसाइजें होती हैं, सपोज करो अमेरिकन आर्मी इंडिया आती है, इंडियन आर्मी अमेरिका जाती है या रशिया जाती है, तो आप जो उनकी आपके जो को एसेट्स हैं वो उनको विजिबल नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन जो ग्राउंड की एक्सरसाइज है वो नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम आप ले सकते हैं।
कि भाई देखो सिनेरियो कैसा है, जैसे सेंट्रल इंडिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने इस तरह से लेह लद्दाख है, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, ग्लेशियर में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो कैसे ऑपरेशन करा जाता है, क्या करा जाता है, ये एक जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए है। जनरली आप इसे नॉलेज एक्सचेंज कह सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। ये नहीं कि हमारे पास में जितने भी वेपनाइज सिस्टम है जाके हमारे कोर्ट का दर्शन करा दिया उनको, ऐसा नहीं है सिस्टम। कोई सीक्रेट फाइल दे दी, ऐसा सिस्टम नहीं है, बट जस्ट इट्स अ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम, दैट्स इट। ताकि उनको पता चले कि वहाँ का मतलब माहौल कैसा है, उसमें वैसे माहौल में कैसे लड़ा जाए। लेकिन हमारा कभी कितना फ़ायदा हुआ है कि जैसे यूएस में हम गए हैं या रशिया में हम गए हैं, हमारा कुछ फ़ायदा उसको किस एंगल से होता है? क्योंकि हम वहाँ पे जाके अभी तक लड़े नहीं हैं, ना पता नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला हो। सर आप इसकी एक छोटी सी चीज़ लगा लीजिए, जैसे 1962 का चाइना का वॉर था। आप लगा लीजिए जो भी वो रेजांगला की जगह थी या सिक्किम की जगह थी, अब हमारे ट्रूप्स के पास उस टाइम पे आप लगा लीजिए कुछ कंट्री की हालत भी थी, जैकेट्स तक नहीं थे। मतलब इतनी ठंड में लगा लीजिए हमारे ट्रूप्स एक शर्ट में लड़े चाइना से। क्या जज़्बा था उन सैनिकों का भी। आप लगा लीजिए क्यों? क्योंकि उस साइड को डिप्लॉयमेंट भी नहीं था, देश आज़ाद हुए 10-12 साल हो रखे थे। और दूसरा आप लगा लीजिए कि वो सिचुएशन से हम इतना एडमायर भी नहीं थे। अब ऐसे ही है, अभी आज की डेट में इंडियन आर्मी या जो भी फ़ोर्सेज़ हैं वो ट्रैवल करती रहती हैं, उनका मूव प्लान आता रहता है। तो आज नॉर्थ ईस्ट में तो कल जे-एंड-के जाएँगी, जे-एंड-के में है तो फिर साउथ साइड को जाएँगी। ऐसे ही जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में जाते हैं। सपोज़ करो कि यूएन मिशन पे इंडियन आर्मी या इंडियन पैरामिलिट्री फ़ोर्स बहुत डिप्लॉय होती हैं। अब जैसे हैती है, कांगो है, वहाँ का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अगर वो एक्सरसाइज़ नहीं करी होगी तो वहाँ पर बिल्कुल ही उनको एक्लिमेटाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर सपोज़ करो हम तीनों किसी ऑपरेशन जाते हैं और सपोज़ करो प्रवीण जी पहले से उस जगह से फ़ैमिलियर हैं, तो दैट कैन हेल्प बोथ ऑफ अस। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और हमेशा ही इंडिया को आप लगा लीजिए इनका बहुत ही बेनिफिट होता है। सुनील जी, अभी जो वॉर चालू है अब आज के तारीख में, वो बेसिकली क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं। रीज़न क्या है? बेसिक ऑयल है। सर देखिए, ये ऑयल से भी बहुत बड़ी लड़ाई है जो अ, हमारे लोगों को पता नहीं है और पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसके पीछे मैं 2-3 रीज़न बता रहा हूँ आपको। अमेरिका क्यों इस लड़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और अमेरिका क्यों ईरान को या यूँ कहें बर्बाद करने पे तुला हुआ है। वो ईरान को तो टारगेट कर रहा है। उसके अलावा देखिए अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका फर्स्ट, ऑलवेज़ फर्स्ट। अब लगा लीजिए जो भी ये लड़ाई हो रही है, मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बता दूँ सर। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, या जैसे चतुर महालिंगम जैसी मूवी देख लीजिए जिसमें वो लड़का कहता है कि अगर मेरे नंबर नहीं आएँगे तो मैं दूसरों के भी नंबर नहीं आने दूँगा। वो थोड़ा जो वल्गर बुक होती है वो सबके नीचे डालते रहता है वो, ताकि मतलब इनके नंबर ना आए, ये पढ़े नहीं। तो ऐसा ही सिस्टम कुछ अमेरिका कर रहा है। अभी देखिए ये वॉर हो रही है सर, लेकिन इस वॉर से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, नुकसान किसको पहुँच रहा है? चाइना को, इंडिया को, और भी जो ये पूरब के देश हैं, जो एक डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ रहे हैं, इनको नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि देखिए, जो इकोनॉमी वाइज़ देखिए, अमेरिका के बाद में चाइना, फिर इंडिया, ये हल्के-हल्के बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी। तो इंडिया जैसे अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हल्के-हल्के वो तीसरी पहुँचेगी। तो अमेरिका की प्रोग्रेस वैसे नहीं हो रही है और डॉलर भी वैसे नहीं बढ़ रहा है। तो अमेरिका ने अब क्या सोचा कि जैसे भी है कि ये जो कंट्रीज़ पीछे आ रही हैं हमारे, इनको पीछे नहीं, इनको और ये पीछे ना आए, इनको और पीछे करा जाए। तो अब लगा लीजिए ये जो वॉर अमेरिका लड़ रहा है, ये ईरान तो खाली बहाना है। आप लगा लीजिए उससे अभी का सिनेरियो आप देख लेना किसको नुकसान हो रहा है। भारत जो 50-60% तेल ईरान से लेता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन से लेता है, 80% गैस आती है। हमसे ज़्यादा चाइना लेता है। चाइना की सबसे ज़्यादा गैस ईरान से आती है, उस स्टेट ऑफ हॉर्मोन से आती है। अभी लगा लीजिए क्या स्थिति हो रही है कि चाइना में, इंडिया और भी जो कंट्रीज़ हैं, वो कितना उनको नुकसान हो रहा है इस वॉर की वजह से। तो एक तो अमेरिका का ये है कि जो भी कंट्रीज़ जो उसको चैलेंज कर रही हैं, वो उसको चैलेंज ही ना कर पाएँ, इसलिए अमेरिका खुद चाहता है कि लड़ाई लंबी खींचे। इसलिए देखिए उसने तो ईरान को जितना बर्बाद करना था कर दिया है। ईरान को उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। ईरान को अगर ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है, तो ईरान को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत समय लगेगा सर। लेकिन उसके एवज़ में अमेरिका क्या कर रहा है, जितनी कंट्रीज़ जो आप अभी लगा लीजिए, हमारे हल्के-हल्के देखिए
एलपीजी के रेट बढ़े, जो कमर्शियल के रेट बढ़े, अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो थोड़ा तेल भी बढ़ेगा। कई चीज़ें हैं, आप लगा लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं वो भी चलती हैं। कल के दिन और हमला होता है तो यहाँ इंटरनेट, हमारे जो डिजिटल सिस्टम है, उस पे भी असर पड़ेगा, और अमेरिका चाहता भी यही है। क्योंकि अमेरिका को देखिए, इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा जितनी भी ये देश हैं, जितने भी देश हैं, इनका जो नेट सिस्टम है, जो इनका डाटा है, या तो अमेरिकन स्टारलिंक कंपनी के पास में है, उनके थिंक टैंक, और तो दूसरा बैकअप सिस्टम तो है नहीं। आप लगा लीजिए डाटा एक बार आपके पास से आप उसको शट डाउन कर दिए। जैसे वेनेजुएला में क्या करा अमेरिका ने, उन्होंने मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले 24 घंटे पहले उनका पूरा जो डिजिटल सिस्टम था, लाइटिंग सिग्नल सब हैक कर दिया उन्होंने। भाई जब आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है, आप एक दूसरे से कुछ वार्तालाप ही नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर लड़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप क्या रिटेलिएट करेंगे उसमें? तो इसलिए अमेरिका इसको तेल के कब्जे के अलावा भी इकोनॉमिक वॉर टाइप से जोड़ रहा है इसमें अमेरिका, ताकि इकोनॉमिकली ये जितनी भी कंट्री हैं जो उसके पीछे लग रही हैं, जो प्रोग्रेसिव हो रही हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। इंडिया को, चाइना को, रशिया को बहुत भयंकर नुकसान अमेरिका इस वॉर के जरिए पहुंचा भी रहा है इसमें। लेकिन इसराइल का क्या रोल है अभी इसमें देखिए, एग्जैक्टली? इसराइल का सर सिस्टम थोड़ा अलग है। इसराइल के सिस्टम को समझने के लिए आप देखिए, एक यहूदी मुल्क है जो चारों ओर से, जितने भी ये शिया सुन्नी मुल्क हैं, इनसे घिरा हुआ है, और हमेशा वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहता है। खतरा भी बहुत है, जो जितने भी आप लगा लीजिए ये जो मुल्क हैं, और सबसे बड़ा खतरा उसको ईरान से, क्योंकि ईरान के जितने भी ये हिजबुल्ला है, हूती है, हमास है, ये प्रो ईरान सपोर्टिव मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो खास तौर पे इसराइल में तबाही मचा रहे हैं। इवन वेस्ट बैंक, गाज़ा की या फ़िलिस्तीन की भी जो लड़ाई में है, वो पूरी तरह से ईरान इनके साथ में रहता है। इन जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं, इनके साथ में खड़ा रहता है। तो इसलिए इसराइल को अपना, देखिए इसराइल तो हमेशा ही अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है वो, ठीक है? तो वो खुद ही चाहता है कि भाई ईरान को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा उसके लिए थोड़ा इन द फ्यूचर सिनेरियो सही रहेगा उसके लिए। तो ये युद्ध आपके हिसाब से कितने महीने, साल या हफ्ते चल सकता है? मतलब कितना पोटेंशियल है ईरान में ये युद्ध लड़ने सर का? देखिए, ईरान का पोटेंशियल उतना ज़्यादा अमेरिका ने सोचा नहीं था जितना ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। ये आप लोगों को भी पता है कि हमने भी नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी ज़्यादा लंबी चलेगी। लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है कि ईरान को, जैसे रशिया है, चाइना है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, सपोर्ट भी कर रही हैं ड्रोन से, और भी कई जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सपोर्ट भी कर रही हैं। और देखिए, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, और जब तक अमेरिका, दो चीज़ें हैं, या तो अमेरिका पूरी तरह से ईरान को ख़त्म कर दे, पूरी रिजीम उसकी ख़त्म कर दे, ठीक है, तब तो ठीक है, मतलब एक, मतलब जो कैप्चर सिस्टम में कब्जा कर ले, मतलब उसके पूरे, नया नया देश बन हाँ, जाए, नई सरकार आ जाए। वो है। तो तब तक ये लड़ाई चलती रही, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, ये लड़ाई अमेरिका चलाने के पीछे ये सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो जो दूसरे देश हैं उनको नुकसान पहुंचाना है इस लड़ाई के जरिए। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है इस वक्त? नहीं सर, अगर न्यूक्लियर पावर होती तो ईरान ने उसको यूज कर दिया होता। हाँ, लेकिन इनरिच यूरेनियम जरूर है ईरान के पास में। हाँ, इनरिच यूरेनियम जरूर है। अभी आप लगा लीजिए कि जो ये यूरेनियम है, ये करीब 453 थाउजेंड केजीज ईरान के पास में पड़ा हुआ है। 440 केजी में 10 बम बन जाते हैं, परमाणु बम बन जाते हैं। तो अगर वाकई उसने बनाया होता, उसके पास होता, तो वो उसने यूज कर दिया होता। अब चलो अमेरिका तक तो उतनी रेंज नहीं होगी, लेकिन जो गल्फी कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिकन बेस है, वहां यूज कर देता वो, क्योंकि ईरान को वैसे ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि अमेरिका ने खाली बहाना तो मारा है कि जरूर न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है। सर अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो यूज कर चुका होता अभी तक, इवन मतलब इन गन कंट्री पे यूज कर चुका होता। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, और जहां तक हमारी भी इंटेल इनपुट है, उनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अभी न्यूक्लियर वेपन्स पे ही बात चली है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया के पास है, वैसे ही पाकिस्तान के पास है, दोनों के पास कितने हैं? और इंडिया की जो ये ट्रीटी है नॉट फर्स्ट यूज, वो एक्चुअली है क्या न्यूक्लियर वेपन के बारे में? हाँ बिल्कुल सर, देखिए न्यूक्लियर वेपन के बारे में बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में जो हमारा रेशियो था कि 160 हमारे पास होते थे, 170 पाकिस्तान के हमारे पास ज़्यादा होते थे पाकिस्तान से। खाने को भले पैसा नहीं हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो पड़े रहते थे, उनका कोई यूज़ भी नहीं। लेकिन ओवर द ईयर इंडिया ने
अभी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है न्यूक्लियर वेपन के स्टेट में। और दूसरी बात, इंडिया उसको जैसे ये एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके सोर्स के रूप में यूज़ भी करता है। दूसरी बात जो आपने बताया नॉट फर्स्ट यूज़ वाला एनएफयू वाली जो इंडिया की पॉलिसीज़ है, वो इंडिया की नहीं सर, कई देशों की पॉलिसीज़ है ये। न्यूक्लियर वेपन आपको एक लास्ट ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। न्यूक्लियर वेपन इनिशियली यूज़ नहीं करा जाता, वो कोई भी देश यूज़ नहीं करता है। अगर आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जो अमेरिका ने जापान में यूज़ करा, उसके बाद तो कभी नहीं हुआ वो, भले इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हमने या दुनिया के देशों ने भी लड़ी, ठीक है, तो उसमें उन्होंने यूज़ नहीं करा इसको, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सर आप दूसरे कंट्रीज़ को नहीं, अपने को भी नुकसान पहुँचा सकता है वो। जब मतलब उसका जो रेडिएशन सिस्टम है, आप लगा लीजिए ना, हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी बच्चे थर्ड फोर्थ जनरेशन में फिर भी वो दिव्यांग पैदा होते हैं, कई उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है सर, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, अपने को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है वो। तो इसलिए कोई कंट्री वो इनिशियल लेवल पर देखती नहीं है उसको। ठीक है, अभी न्यूक्लियर वेपन की कुछ और एक आध दो और डाउट्स हैं जी। मुझे कि समझ लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अमेरिका नहीं सॉरी पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी न्यूक्लियर वेपन, तो इंडिया रिटेलिएट कैसे करेगा, कैसे रोकेगा उस वेपन को? देखिए आजकल तो बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और कई ज़्यादा ये जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, इसको रिटेलिएट करने के लिए आपके पास में बहुत अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं। वो हमारे पास नहीं, दुनिया के कई देशों के पास में है। कि अगर देखिए एक न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं कोई पटाखे की तरह अगर उसको आग लगा दो एकदम से वो हो पाएगा। क्योंकि आप लगा लें जब तक कोई कंट्री इसको यूज़ करती है, ठीक है, उसके सिग्नल्स, उसके अलार्म सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो दूसरे आपके आस-पड़ोस में पता लग जाता है उसका। और ये मैं इसका बड़ा अच्छा आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब 99 में कारगिल वॉर हुई थी, तो हमने जब उन्होंने जब हमारी पोस्टों कब्ज़ा करा, तो हमने फिर उसके बाद में रिटेलिएट करना शुरू करा और पाकिस्तान को मार-मार के भगाया। तो जब पाकिस्तान को नुकसान पहुँचना शुरू हुआ और उनको लगा कि इंडियन एलओसी क्रॉस कर जाएँगे, तो उन्होंने अमेरिका के पास गए। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उनको फ़ोन करा कि आप ये लड़ाई ज़्यादा लंबी ना खींचें, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ठीक है, भारत एक शहर को खोने को तैयार है, जितनी उनकी रेंज है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि पाकिस्तान कल से दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। क्योंकि इंडिया के पास इतना सिस्टम है कि पाकिस्तान का तो आप देखिए कि यूपी के बराबर भी पाकिस्तान नहीं, जो अगर मैप में देखें तो आप उसको। तो हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है भाई, अगर वो हमला करता है तो कोई बात नहीं, आप उनको भी बता दीजिएगा कि मतलब पाकिस्तान, हम एक शहर, 2 शहर हमारे जा सकते हैं पाकिस्तान के हमले से। लेकिन पाकिस्तान कल तक कोई दुनिया के नक्शे पे ऐसा मुल्क था, ये जान भी नहीं पाएँगे लोग बोला। तो इसलिए मतलब आप ये अपनी सलाह अपने पास रखें, उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट को साफ-साफ कह दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान हमला करेगा तो हम कोई चुप थोड़ी ना बैठेंगे। हमारे और दूसरी बात तो पाकिस्तान हमला कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो पाकिस्तान के जितने भी ये न्यूक्लियर एसिड्स हैं, उनके बटन अमेरिकन्स के पास में है, ठीक है? वो पाकिस्तान के पास नहीं है, ये आज मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक भी करवा लीजिएगा, ठीक है? वो अमेरिकन्स के हाथ में है जो उनके रिमोट कंट्रोल हैं। पाकिस्तान ने तो इंडिया के हाथ बिल्कुल, में बिल्कुल सर, इंडिया के हाथ में है। इंडिया और पाकिस्तान की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, ये तो और इंडिया के किसके हाथ में है? अगर इंडिया के हाथ में है तो कौन मतलब बेसिकली कौन डिसाइड करता है डिसाइड कि ये करता लॉन्च है? और करना है सर इसको? वही मैंने कहीं अपने पीछे इंटरव्यू में बोला है कि जो ये सिस्टम होता है ना सर, कि जैसे किसी ने पूछा मेरे को सर वॉर के टाइम पे सबसे पावरफुल कौन था, ऐसा नहीं। ये सर जैसे एक सीसीएस होती है, कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर कई लोग होते हैं उसके अंदर पे। तो इवन राष्ट्रपति भी उसके हिस्सा रहते हैं। तो ये एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है। अब लगा लीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आपने देखा होगा कई दिन तक उसकी मीटिंग चलती रही पहले। तो लास्ट में फिर मिलिट्री लीडरशिप पे छोड़ा गया कि भाई किस तरह से ये आपने हैंडल करना है, हमारी ओर से पूरी छूट है, आप हैंडल करिए उसको। तो ये सिस्टम एक ऊपर लेवल से लेकर एक जॉइंट सिस्टम पे लिया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि भाई जैसे सुप्रीम लीडर खमनोई है, तो उन्होंने कह दिया तो ठीक है भाई चल दो। तो एक जॉइंट वेंचर में इसका डिसीजन होता है, और एक डिसीजन फिर जैसे मान लो सब एग्री हुए, तो उसमें फिर आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी जो आपने बोली ये कमिटी बनती है और डिस्कशन हो रहा है, हम्म। तो आज भी 2 दिनों से ये हो रहा है। इंडियन
मतलब प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री और इन सब की कमेटी बनी नहीं है, ये तो ये किस नहीं वजह नहीं, ये से? सर कमेटी बनी नहीं, कमेटी ऑलरेडी होती है, सीसीएस कहते हैं, हाँ हाँ, कैबिनेट तो अभी भी हाँ मीटिंग्स चालू हाँ, हैं, कैबिनेट ये कमेटी किसी ऑन वजह से? सिक्योरिटी, ये मीटिंग्स एक तो आपातकाल के समय तो होती होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जैसे अभी गल्फ वॉर चल रही है, आपने देखा होगा बीच में कई बार, मतलब इवन प्राइम मिनिस्टर ने जो जॉइंट ऑल पार्टी मीटिंग होती वो भी बुलाई, मतलब ताकि, क्योंकि जो ये लड़ाई अभी ऐसा इसके खत्म होने का कोई अंदेशा तो हमें नजर आता नहीं है, तो हम किस तरह से इसको टैकल करना है। देखिए मेन चीज क्या है सर, तेल और गैस पे दुनिया चल रही है, तेल पे पूरी इकोनॉमिक जोन चलता है, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब तेल महंगा होगा तो सपोज करो आपके महाराष्ट्र से कोई संतरे आ रहे हैं दिल्ली तक, वो तो और महंगे हो जाएंगे, ठीक है, कोई सब्जी आ रही है और महंगी हो जाएगी, ऐसे ही कोई यहाँ से महाराष्ट्र तक जा रही है, तो तेल पे पूरी दुनिया चलती है, तो इसलिए ये जो मीटिंगें होती हैं ताकि हम लोग एक जॉइंट वेंचर पे कोई अच्छे डिसीजन ले सकें, तो ये ऑलरेडी ये कम्युनिटीज स्टेब्लिश होती हैं और ये बार बार ऐसे मीटिंग करती रहती है और डिसीजन लेती रहती है उसके बाद में। अभी आपने तेल की, एलपीजी की बात की, हम्म, और ये हम जो क्रूड ऑयल जी लाते हैं और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जी। से आती हैं हम्म, मैक्सिमम। तो अभी जैसे ईरान ने अलाउ कर दिया है कि जो इंडियन शिप हम्म, है उसको आगे जाने दिया जी। जाए, तो क्या यूएस के चांसेस हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही डायरेक्ट अटैक कर दे और आगे कुछ भी जाना ना सर दे? देखिए अभी तक तो ये जो तैयारी चल रही है अमेरिका की, जैसे मैंने बोला ना आपको कि त्रिपोली कमीशन शिप में उनके 3500 जो मरीन कमांडोज हैं वो उतर चुके हैं वहाँ पर, और अभी कब्जा तो उनका वही हो रहा है कि ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन को अपने अंडर पर लिया जाए, लेकिन ये थोड़ा इतना आसान भी नहीं है क्योंकि दुनिया के कई देश भी इसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर एक बार स्टेट ऑफ हॉर्मोन पे कब्जा किया तो ये बहुत ही दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप देखिए जो सिस्टम है ये जो तेल का गैस का, ये आप लगा लीजिए ये कोई हमारे देश में इतना मैन्युफैक्चर सिस्टम तो है नहीं इसका, इवन चाइना के या जो भी ईस्टर्न कंट्रीज है नहीं है उसका, तो यही एक मेन रूट है। और ये अभी से भी नहीं, पहले समय से भी तेल के अलावा भी कई चीज़ें थी, क्योंकि ये जो जितने आइलैंड या मतलब अरबिक कंट्रीज़ हैं, बिज़नेस पॉइंट हुआ करते थे ये लोग। तो इसलिए अभी अमेरिका का हाल-फिलहाल तो ये अंदेशा नहीं लगता कि वो ऐसी कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ भी हैं, और दूसरा आप लगा लीजिए कि ईरान ने जो अलाउ करा, ईरान ने कभी इंडियन शिप्स को रोका भी नहीं था, लेकिन उसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। आप लगा लीजिए जब यहाँ पर कुछ एक 20-25 दिन पहले कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें ईरानियन नेवी इंडियन के साथ में एक जॉइंट एक्सरसाइज करी। जब वो वापस जाने लगी अपना श्रीलंका बेस जो सी उनका एरिया था वहाँ से वापस जाने लगी, तो अमेरिका ने उन पे अटैक कर दिया। तो उनके कई क्रू मेंबर्स और मारे गए और शिप को नुकसान भी पहुँचाया गया। उसके बाद जो दूसरा उनका शिप था वो इंडियन ओशियन रीजन में था, वो वापस आया और जो भारत में ही रुका रहा वो कई दिन तक, और भारत वालों ने उसकी अच्छी खातिरदारी करी, अच्छा उनको जो उनका हॉस्टेज सिस्टम था वो बड़ा अच्छा बना के रखा उनसे, और उसके बाद में उनको उन्होंने लगा लीजिए चार्टर प्लेन से वापस भेजा। उसके बाद में आप लगा लीजिए ये अभी मिडिल लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल एड इंडिया की ओर से ईरान को जा रही है। तो उसी चक्कर में ईरान ने भी जो ये शिप्स हैं, ईरान ने सबसे पहले इंडियन शिप्स को ही अलाउ करा उसने, जो अभी 3-4 कंट्रियों से शिप्स हो जा रहे हैं जिसमें इंडिया का मेन है उसके अंदर पे। तो वहाँ से तेल गैस आ रहा है हमारे पास में। और ये जो पाकिस्तान का सुनने में आ रहा है कि वो एज ए मीडिएटर एक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि पीस बना रहे, ये उनके बस की बात है कि नहीं? रूमर्स हैं। अब पाकिस्तान क्या मीडिएटर बनेगा सर, आप लगा लीजिए, पाकिस्तान के पास खुद के पास खाने के कुछ नहीं है, आप लगाओ वो क्या मीडिएटर बनेगा। अब हाँ ये बात सच है कि जो जितनी भी ये जैसे ईरान है एक मुस्लिम कंट्री है, एक शिया डोमिनेंट कंट्री है, तो अमेरिका ने ज़रूर है जितने मुस्लिम कंट्री हैं उसको बोल रखा है उसको थोड़ा समझाओ समझाओ, ये बताओ वो बताओ, लेकिन वो ईरान अब इस संबंध में मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब इन लोगों ने बोला बातचीत चल रही है या पाकिस्तान ने बोला हम मीडिएटर हैं, तो ईरान तो उसको सिरे से खारिज कर रहा है। भाई कोई बात भी नहीं चल रही है, जब वो अमेरिका को नहीं पूछ रहा तो वो पाकिस्तान को क्या पूछेगा सर, आप ये इतना सोच लीजिए। जब हाँ सुनील जी, ये युद्ध इसराइल जो प्राइमा फेशिया नज़र आता है इसराइल और ईरान के बीच में जी चालू है, इसमें भारत को अगर कोई पक्ष लेना पड़े, क्योंकि आप बोल रहे हो लंबा चलेगा, एक तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इस युद्ध का क्या आपके हिसाब से 3 लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं, या वर्ल्ड वॉर हो सकता है या कैसे,
तो भारत को किसका साथ देगा इवेंचुअली, और दोनों देश भारत से कैसे एक साथ अभी भी डिप्लोमेटिकली मतलब साझा है या मित्र दोनों के हैं? साथ रिश्ता कैसे बनाए रख सकते हैं? सर मैं एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ये भारत को तो अभी किसी की साइड लेनी नहीं चाहिए। भारत को सिर्फ भारत की साइड लेनी चाहिए। दूसरा, ये दोनों ही कंट्रियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे, अगर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें ना। जैसे आप लगा लीजिए, ईरान से हमारे बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जो तेल गैस भी नहीं, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ईरान, जैसे चाबार पोर्ट हम बना रहे थे तो ईरान के साथ जॉइंट वेंचर में, और कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इसराइल देखिए ना, कि इसराइल जब दुनिया के कुछ कोई भी मुल्क हमारे साथ नहीं थे, तो इसराइल हमारे साथ तब से खड़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जितना भी हेरॉन, मार्क टू, या आप लगा लीजिए आयरन बीम, ठीक है, आयरन ड्रोम, मतलब बहुत बड़ी जो हथियारों की खेप थी, एयर डिफेंस सिस्टम, वो इसराइल से हमें मिला था। और अभी से नहीं, पहले से ही, बहुत पहले से ही इसराइल से जो डिफेंसिव सिस्टम हैं वो हमें मिलते रहे हैं। जब दुनिया के कोई देश हमारे साथ है, तब भी इसराइल हमारे साथ था। तो आप लगा लीजिए, चूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी मैं अगर कंपैरेटिवली ये कहूँगा कि अगर हमें कल के दिन कोई ऐसा मौका आ भी जाता है, तो इज़राइल इज़ बेटर ऑप्शन देन ईरान हमारे लिए। क्योंकि आप देखिए कि मुसीबत के समय में कौन-सा देश हमारे साथ खड़ा है। ईरान के साथ तो हमारे डिप्लोमैटिक या बिज़नेस रिलेशन ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे बार-बार यहाँ लेफ्टिस्ट या अपोज़िशन ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भई ईरान ये नहीं देगा, ईरान से ही आता है, ईरान। क्या ईरान वो चीज़ें फ्री में दे रहा है? क्या ईरान से यहाँ कुछ नहीं आता? भाई गल्फ़ में तो कोई दाल नहीं होती, कोई चावल नहीं होती, कोई आटा नहीं होता, वो तो इंडिया से ही जाता है सारा का सारा। जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में है, इंक्लूडिंग ईरान, सब कुछ क्या इंडिया, ऐसा परसेप्शन फैला देते हैं, ऐसा नैरेशन फैला देते हैं कि भई ईरान से सब कुछ आ रहा है और इंडिया से ईरान के लिए कुछ नहीं जाता है। तो ये चीज़ नहीं है। जो भी रिलेशन है, वो एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म पे रिलेशन है, और वो हमेशा इंडिया ने भी उसका रेसिप्रोकेट करा है। दूसरा, आप मेरे सेकंड क्वेश्चन का हाँ, आंसर हाँ, क्या है, वर्ल्ड वॉर हो आउटकम सकता जो आप बोले, देखिए सर, वर्ल्ड वॉर तो ऑलरेडी चल रही है। आप लगा लीजिए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, उस टाइम पे कंट्रीज़, दुनिया पूरी तरह से अलग थी। अभी लगा लीजिए, उस टाइम पे 92 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आज 56 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। अभी आप देखिए कहाँ वॉर नहीं हो रही। बगल में देखिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में वॉर चल रही है। मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रियाँ हैं, वो सारी की सारी वॉर में इन्वॉल्व हैं। रशिया, यूक्रेन के वो बीच में वॉर चल रही है। अमेरिका, वेनेजुला, आप देखें क्या कर रहा है। ये सिचुएशन वही हो रही है, लेकिन ये सिचुएशन क्या है, इसका जो आउटकम है ना सर, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से डील होगा। ये जितना भी ये आउटकम है, अब उस तरह का सिस्टम नहीं है जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर था। उस टाइम पे लगा लीजिए भुखमरी होती थी, आदमी को बीमारियाँ भी होती थी, सैनिक कहीं अटक जाते थे, कई चीज़ें उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, ये जितनी भी ये वॉर ज़ोन सिस्टम चल रहा है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर को ले जाएगा, हर दुनिया के किसी भी मुल्क को। यही लड़ाई अभी अगर 2 से 3 महीने और खींची, आप देख सकते हैं कि इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे, जो आर्थिक रूप से हैं। लेकिन क्या ये वॉर इतना कैपेबल इनफ है कि लंबे समय तक चले, तो हमारा पाकिस्तान और चाइना के साथ भी वॉर शुरू हो जाए? इंडिया क्या सेफ स्थिति में है? इस साइड तो वॉर होने का इतना कोई संभावना है नहीं है, क्योंकि अभी लगा लीजिए, ये जो वॉर चल रही करंट में, ये सभी को तो इफ़ेक्ट कर रही है। जितनी ये ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, सभी को इफ़ेक्ट कर रही है ये वॉर। लड़ाई वहाँ भले ही चल रही है, लेकिन इकोनॉमिकली हमें भी तो इफ़ेक्ट कर रही है। तो अभी चाइना या हम या पाकिस्तान, कोई ऐसा चाहेगा कि इतना ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इकोनॉमी में फँसे? तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं। दूसरा, ये सिस्टम अभी है भी नहीं ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान तो सामने से कभी लड़ सकता नहीं है। बाकी वो जो अपना फ़ियादिन भेज रहा है, तो उनको जन्नत हम यहाँ से पहुँचा ही रहे हैं डेली के डेली। हाँ। लेकिन होता क्या है, क्योंकि सुनने में ऐसा आता है जैसे ऐसी स्थितियां होती हुँ। हैं, तब टेररिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं वो और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या हमारी जो सेना है ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे रहती है? आप क्योंकि बीएसएफ के जवान हैं, तो क्या होता है नहीं, नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल सर, सिचुएशन ये इस पूरा मामले में? अलर्ट पे है इस टाइम पे। इवन मतलब आप लगा लीजिए, जितनी भी कमांड हेडक्वार्टर है, वहाँ पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, जब इस वॉर के बाद में भी, कहीं ऐसी सिचुएशन अगर हमें फेस करनी पड़ जाए, कहीं जॉइंट एक्सरसाइज हैं, वेंचर चल रहे हैं, ऐसे नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं विद इन द सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीज़ें हमेशा ही, देखिए सर, दूसरे घर में आग लग रही है, वो आग हल्के हल्के आपके घर तक आएगी। ये बहुत पॉसिबिलिटीज इसकी होती है। तो इसलिए पहले से जो डिफेंसिव मोड है या ऑफेंसिव मोड है, वो लेना पड़ता है। कि दुनिया हमें नहीं, दुनिया के किसी भी देश को। तो बाकी तो इंडिया अभी अच्छी तरह से है, अच्छी दिशा में चल रहा है।
और कंट्री सही हाथों में है तो हमें ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं। इवन ये वॉर लंबी भी खींचती है तो हमारे पास तेल गैस का बैकअप भी है। और हम्म, पब्लिक की जानकारी के लिए बताऊंगा कि 30 से 40% गैस हम खुद डेवलप भी करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब कुछ ईरान से आ रहा है अभी। एकदम ही खाली नहीं हो हाँ, अभी सकते। पीएनजी पे काफी हमने शिफ्ट करा है। अभी लगा लीजिए अपने 15-20 दिन यस। से पीएनजी पे काफी शिफ्ट करा है हमने। तो ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई पैनिक फैलाता भी है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है उसको। क्योंकि लॉकडाउन की अफवाहें भी चलती रहती हैं नहीं नहीं, इस लॉकडाउन दौरान तो में। मुश्किल है सर, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है इसमें। मुश्किल हाँ है। यूएसए का इस वॉर से क्या फायदा हो सकता है और यूएसए का नुकसान हो रहा है? सर देखिए, यूएसए का जब ऐसी वॉर्स होती है ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया, एक फायदा तो क्या है कि वो जितनी ये डेवलपिंग नेशन है इनको पीछे धकेलना है। दूसरा, अमेरिका देखो बहुत ही स्मार्टली काम करता है। देखिए सर, वॉर चल रही है, अब ये वॉर लंबी खिंचेगी तो हल्के हल्के जो ईरान में या और जगह पे लेफ्ट विंग और ज़्यादा उभर के आएंगे। अब उनको हथियार कौन देगा? अमेरिका तो देता है। आप दुनिया की कोई लड़ाई ले लीजिए, सोवियत अफगान लड़ाई ले लीजिए, ईरान इराक की लड़ाई ले लीजिए, या अमेरिका इराक की ले लीजिए, अफगानिस्तान की ले लीजिए। आप लगा लीजिए जितने भी ये मुल्क हैं, इनके पास में कोई वेपनरीज मशीन या इंडस्ट्रीज तो है नहीं। आप देखिए आज भी आप तालिबान के पास देखना F-16 जो गन्स हैं वो मिलती हैं, तो अफगानिस्तान में तो कोई वेपन की फैक्ट्री नहीं है। ये सब अमेरिका के ही वेपन्स हैं। ठीक है, अमेरिका एक जगह से इस लड़ाई को चालू करता है, दूसरी जगह से वो लीगली इलीगली जितने भी वेपन हैं एक वेपन इंडस्ट्रीज से वो पूरी तरह से अपने जो इकोनॉमिक जोन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और दूसरी बात सर, जो एक एक इंस्टीट्यूशन है सर, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक इंटरनेशनल पीस, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसकी आप रिपोर्ट पढ़ें तो जो ये सैन्य खर्चे हैं, ये 2024 तक अराउंड $2.4 ट्रिलियन थे, जो अगर हम अनुमान लगाएं तो ये 2035 तक $6 ट्रिलियन हो जाएंगे, जो कई कंट्रीज की इकोनॉमी से भी बढ़कर है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप दुनिया शांति के लिए नहीं, युद्ध के लिए पैसा खर्चा कर रही है। तो जहां पर युद्ध के लिए पैसा खर्चा होगा तो वहां अमेरिका का इकोनॉमी तो बूस्ट होगी होगी। लेकिन ये अमेरिका सबका बाप बनने की कोशिश जो करता है उसमें बाकी देश मिलकर अमेरिका को दबा नहीं सकता। ये अमेरिका बाप बनने की कोशिश करता है या नहीं करता है, इसके सिनेरियो पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन अमेरिका, व्हाट इज अमेरिका टुडे या अमेरिका पहले भी कैसा था, अमेरिका अमेरिका बना, कैसे उसको अमेरिका तक पहुंचाया, वो बहुत बड़ा हाथ है वहाँ के लोगों का। देखिए गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी, कंट्रीज के लोग कैसे काम करेंगे, आप और हम कैसा सोचते हैं अपने देश के प्रति, हम अच्छा काम करेंगे तभी तो घर बनेगा, समाज बनेगा, फिर देश बनेगा। तो अमेरिकन इस चीज़ में बहुत स्मार्ट है कि अमेरिकन किस तरह से काम करते हैं। अगर आप अमेरिका जाके देखें, अमेरिकन की जो कार्यशैली है, वर्किंग स्ट्रक्चर है, कई चीज़ें हैं अमेरिकन की हैं जो दुनिया के बहुत मुल्कों को सीखने की ज़रूरत है। दूसरा, आप लगा लीजिए कि अमेरिका जो आज दुनिया के कई देशों से सबसे टॉप पर अमेरिका आज भी है सर। आप लगा रहे हैं अमेरिकन डॉलर में ही हम कारोबार भी कर रहे हैं। ठीक, कई कंट्रियां उसको चैलेंज करने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन अमेरिका ने अपना सिनेरियो कुछ इस तरह का बना रखा है कि अभी नहीं, आने वाले कई सालों में भी अमेरिका को पिछाड़ना या अमेरिका तक पहुंचना एक सपने का जैसा ही है। ये आप लोग भी जानते हैं सर कि अमेरिका इज फार मोर बेटर देन एनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो अमेरिका की कुछ नीतियां, कुछ उनके वर्किंग स्ट्रक्चर, कुछ उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अमेरिका आगे ही आगे चलता रहता है। अब प्रेसिडेंट कोई भी हो उनका, आप लगा लीजिए, देख लीजिए अमेरिका को, अब 20 साल 25 साल से देख लीजिए आप, अमेरिका ने ऐसा नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। आप देखिए जॉर्ज बुश से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक कई लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, उसके बाद में बिल क्लिंटन का दौर है या जो बाइडेन का दौर है, आप लगा लीजिए अमेरिका फिर भी दुनिया के कई देशों से आगे रहा है, और ऐसे आगे रहता रहता है वो बार बार। अभी सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कई जो आपने बोला, कई शांति मनाने के लिए होने के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कई संस्थाएं बनाई जी गई, जैसे यूएन बनाया जी गया और बाकी भी संस्थाएं थी। तो ये संस्थाओं को कोई पूछता नहीं है क्या? क्योंकि कुछ सुनने में नहीं आता है कि यूएन की सेना जाके कहीं पीस कर रही सर, है, आप ऐसा देख कुछ। लीजिए जैसे आप ये जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका भी उसका हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन भी है। अब देखिए नाटो ही अभी अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ा है, क्योंकि नाटो के देशों को ही सबसे ज़्यादा ईरान या स्टेट ऑफ हॉर्मोन से सप्लाई चेन जाती है।
अब देखो नाटो कहाँ खड़ा है, उसके बाद में जो ये यूएन का जो सिटीजन चार्टर्ड है, ये सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है। वो कहते हैं, और में कहावत है सर, रूल्स आर फॉर द फूल्स। ठीक है, ये रूल्स है, ये फूल्स के लिए है। मतलब शक्तिशाली पे कोई कानून लागू नहीं होता, शक्तिशाली का ही इतिहास लिखा जाता है, और इतिहास हमेशा शक्तिशाली के साथ ही खड़ा रहता है। आपने आप कितने न्याय संगत हैं, कितने आप न्याय सिद्धांतिक हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यही आप लगा लीजिए ना कि हमारे खुद भारत देश को इतनी बार इन्वेडर्स ने लूटा, ठीक है? आप हाँ, लगा लीजिए कि यहीं आप दिल्ली में चले जाएँ, जो लुटियन ज़ोन का इलाका है, वहाँ पर आपको बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूँ रोड, कई रोडें मिलती हैं। वहाँ पर कोई शिवाजी महाराज के नाम से तो रोड नहीं है, कोई अर्जुन के नाम से तो रोड नहीं है, कोई युधिष्ठिर के नाम से तो रोड नहीं है, कोई महाराणा प्रताप से के नाम से तो रोड नहीं है। वो सब जो भी इन्वेटर हैं, शक्तिशाली हैं, उन्हीं का इतिहास लिखा गया, उन्हीं के नाम पे ये चीज़ें बनाई गई। अब अमेरिका, जो यूएन का चार्टर है, अमेरिका पे वो लागू ही नहीं होता, एक हिसाब से आप लगा लीजिए। ठीक है, अमेरिका को कौन रोक सकता है? भाई यूएन इतने सारे देशों की सेना को इकट्ठा करके बोलेगा अमेरिका पे चढ़ाई कर दो, हो ही नहीं सकता ये चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को अपने-अपने लेवल से टैकल करना है हमें। इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ, या जो अपने डिप्लोमेट्स भी कह रहे हैं, कि भारत को भारत के साथ खड़ा होना है इस दौर पे। हम्म। लेकिन भारत के कई लोग जो है कहते हैं कि करीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में रहते जी। हैं। तो क्या भारत की सरकार या उधर के जो अपने एम्बेसी है या फिर मिलिट्री है वो इनके बारे में सोचती है कि नहीं, नहीं, क्या सर होता है नहीं, ऐसे? नहीं सोच रही। इवन आप देखिए कई इंडियंस को लाया भी जा रहा है अभी। इवन ईरान में कई स्टूडेंट पढ़ते थे जो अपने स्टडी वीज़ा पे थे, कइयों को लाया जा रहा है। और जो रिमेनिंग गल्फ कंट्रीज़ में हैं, जैसे यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, जहाँ बिज़नेस पर्पज़ से इंडियंस रहते हैं, उनको भी बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, आप जितनी जल्दी हो सकता है देश छोड़ दो। ठीक है, लाया भी जा रहा है। अब कई लोगों के बिज़नेस हैं या वेल सेटल्ड हैं, ठीक है, अभी थोड़ा उनको लग रहा है उतना खतरा नहीं है, तो वो रुके हुए हैं। लेकिन कई इंडियंस वापस आ चुके हैं। सर, ये आपने भी देखा होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, बहुत सारे इंडियंस वापस आ रहे हैं, और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उनको लाने का। जो भी कोई कह रहा है कि मुझे यहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए, तो उसको लाया जा रहा है सर। जी सर, हमने इज़राइल और ईरान के वॉर की तो बात कर ली। मैं इवन एक और अपॉर्चुनिटी है आपसे बात करने की मिली है, इसलिए चाहूँगा ये मालूम करना कि यूएसएसआर या रशिया क्यों झगड़ रहा है यूक्रेन से? क्या ज़मीन का मामला है या क्या मामला क्या है? वो क्या प्रॉब्लम है? इसमें देखिए, आप 2-3 साल पीछे चले जाएँ, तो यूक्रेन को जैसे ही ये ऑफ़र आया कि आप नाटो के अंदर पे शामिल हो जाइए, तो ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, और अमेरिका भी खुद ये चाह रहा था कि अगर वो एक बार उसको नाटो के अंदर शामिल कर लेती है, तो फिर उसका नाटो की मिसाइलें सीधे रशियन बॉर्डर्स पे होती। तो एक चक्कर ये था, मैं वही बता रहा हूँ ना, कि जो अमेरिका की नीति है, आज की नीति है जो, जैसे अब इस लड़ाई के माध्यम से मैंने नहीं बताया वो दूसरी कंट्री उसको टारगेट करा है। ऐसा ही सिस्टम वो यूक्रेन को शामिल करके जो रशिया को था उसको थोड़ा थ्रेटन करना चाह रहा था। तो इसलिए ये लड़ाई फिर रशिया ने इस लेवल पर लड़ी, और यूक्रेन को तो अब लगभग बर्बाद ही कर दिया है उसने। लेकिन ज़ेलेंस्की जब अमेरिका गए तो वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने तो उन्हें बहुत डांट दिया। वो उनकी दिखावट है। आप वो ट्रम्प की डांट सुनने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? ठीक है, जेलेंस्की पे अभी क्या है, यूक्रेन तो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। ठीक है, उससे बढ़िया तो जब वो यूएसएसआर के साथ था, जब ये कंट्रीज थी, यूक्रेन, चेकोस्लोवाकिया, जितनी भी कंट्रीज थी, तब इनका अच्छा सिस्टम चलता था। अभी तो हाल फिलहाल आप देखिए यूक्रेन क्या है, यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और जो ये लड़ाई लड़ भी रहा है, वो थोड़ा ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की मदद से लड़ रहा है। ठीक है, जिस दिन ये भी नहीं होगा, उस दिन बस गुड बाय है यूक्रेन का। हम्म। तो क्या आपको लगता है ये फैसला गलत था ज़ेलेंस्की का? उसने जाना चाहिए था रशिया के सर साथ? नहीं, जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे नेटो के अंदर अगर शामिल नहीं होते, तो ये लड़ाई लड़ती भी, तो शायद युद्ध हाँ, ही युद्ध नहीं भी नहीं होता। होता। दूसरा, अब देखिए सर, इसमें कई पर्सपेक्टिव हैं, जो परसेप्शन है, ठीक है, अगर हो सकता है, जैसे मान लो अगर वो नहीं भी शामिल होता, क्या पता रशिया उस पर हमला करता। लेकिन यहीं पर सर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो काम में आते हैं, जो आपकी कूटनीति कहते हैं, कि भाई आप किस तरह से संबंध रखना चाहते हैं आपस के देशों से। तो अगर ये सिस्टम नहीं होता, तो हो सकता है रशिया इतना एग्रेसिव भी नहीं होता यूक्रेन के खिलाफ। जी। अब जब हम इंडिया की बात करें, इस पूरे वर्ल्ड के डिप्लोमेसी के हिसाब से कह दो या मिलिट्री के हिसाब से कह दो, इंडिया जैसे आपने कहा एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ पे मिलिट्री अपने हिसाब से ही एक्शंस नहीं लेती है,
वो जो है वो गवर्नमेंट की सलाह से काम करती है। लेकिन क्या इमरजेंसी सिचुएशंस में मिलिट्री खुद डिसीजंस ले सकती है अपने इंडिया में? नहीं नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती भी है तो आप मतलब लगा लीजिए सरकार से एक बार कंसर्न करके, हालांकि सरकार यही कहेगी कि आप मतलब जो फाइनल डिसीजन है वो मिलिट्री लीडरशिप का ही है कि भाई अगर पीएम ने या प्रेसिडेंट ने फ्री हैंड दे दिया। हाँ, जैसे बॉर्डर्स पे सिचुएशन होती है, जैसे कहीं कहीं पर ऐसा सिचुएशन होती है कि हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है उस टाइम पे। अब लगा लो, मान लो उधर से गोली चल रही है, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप आगे फोन करते रहोगे, तो आपको खुद रिटेलिएट करना पड़ेगा उसमें। कहीं सिचुएशन ऐसी होती है, तो उस टाइम पे कंट्रीज़ भी आपके साथ खड़ी रहती है। ये आजकल के सिनेरियो में बहुत ही अच्छा है ये। पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि भाई आपने क्यों चला दी, क्या, लेकिन आजकल के सिस्टम पे ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, भाई आपने पहली गोली चलानी, अगर लेकिन वहाँ से गोली चली तो फिर आपने गिनना नहीं, फिर चलाते रहो उसको। वो तो फिर वहाँ पर तो देखिए खुद डिसीजन लेना ही पड़ता है। लेकिन अभी आज की डेट में, अभी रिसेंट हम हिस्ट्री में देखें, कुछ डिकेड्स तक कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं हुआ है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ में। लेकिन अभी भी ऐसे कौन से सेंसिटिव एरियाज़ हैं पीओके के अलावा पूरे बॉर्डर पे, जो इंडियंस को देखना चाहिए कि ये भी कोई अनसेफ या थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए? जैसे पहलगाम गए थे, टूरिस्ट बन के गए थे और वहाँ पे हमला हो गया। ऐसे कितने सेंसिटिव एरियाज़ हैं पूरे सेंसिटिव, इंडिया अब में? देखिए वो पहलगाँव है या उरी है, अब जो पहलगाँव का मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो एक सिविलियन उस पे हमला हुआ था उनका, जितना भी है। नहीं तो वो तो बम्बई में भी हाँ, हमला हुआ था। हाँ, ऐसा हाँ, तो वो तो मुंबई खैर। में भी। और देखिए ये चीज़ें ऐसा होता है कि देखिए इतना बड़ा देश है, आप लगा लीजिए। दूसरा एक चीज़ है, जैसे आजकल दौरे धुरंधर काफ़ी चल रहा है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान में अपने जो एजेंट है प्लांट करे जाते हैं। अब इंडिया में तो ऐसा है ना, यहाँ पाकिस्तान को या आईएसआई को या चाइना को, जो एमएसएस है, उनको कोई प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी प्लांटेड लोग हैं। ठीक है, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ऑलरेडी प्लांटेड लोग हैं यहाँ पर। यहाँ इतना नहीं कि पाकिस्तान से स्पेशल ट्रेनिंग देके भेजा जाए, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बहुत प्लांटेड लोग हैं। ठीक है जो ऐसे इंसिडेंट जो बीच बीच में हुए हैं, ये यही प्लांटेड लोग थे जिनकी मदद से ये इंसिडेंट हुए हैं। अब ये हाल फिलहाल जैसे आपने देखा, कल का स्टेटमेंट देखिए कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है कि जितने भी अपने जो नक्सल प्रोन इलाके थे वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं, और हो भी चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसमें बहुत अव्वल दर्जे का काम किया है। तो दूसरा, जो कश्मीर की भी स्थिति है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा सुधर गई है। साउथ कश्मीर के कुछ 3-4 इलाके हैं जहाँ पर थोड़ी-थोड़ी मिलिटेंसी है। सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा काम कर रही है सर, अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है, और ऐसी कोई सेंसिटिव जगह है भी नहीं। आप जहाँ चाहें फ्रीली घूम सकते हैं। आज की डेट की मैं आपको बता रहा हूँ ये सिचुएशन। हम्म। और नॉर्थ ईस्ट वाला बॉर्डर हाँ, वहाँ पे सब? नॉर्थ ईस्ट सर एक कंसर्न है, एक वरी ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है सर, जितना गवर्नमेंट ने ध्यान जेएंडके में दिया, अगर उसका 50% भी जो 60-70 सालों में नॉर्थ ईस्ट में दिया होता ना, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। एक लगा लीजिए, एक सेवन सिस्टर के ऐसे स्टेट जो आपके बाई रोड म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर बाई रोड तक कनेक्ट है सर। आप लगा लो बैंकॉक तक, मतलब बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर बन सकता था, एक बिजनेस हब बन सकता था। आप 1920-30 की वो फ़िल्म का गाना नहीं है, जो मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफ़ोन। तो रंगून इज़ अ बिज़नेस पॉइंट सिंस देन, लगा लीजिए। तो ओवर द ईयर कुछ मिलिटेंसी से रहा, लेकिन फिर अभी कुछ 5-1 साल से सरकार बहुत इसमें अच्छा काम कर रही है। सबसे अच्छी चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी बहुत हद तक काबू में आई है। अभी थोड़ा बहुत मणिपुर में कुछ क्वारल चला, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट की ओवरऑल सिचुएशन देखिए, मेघालय से पूरी तरह से मिलिटेंसी खत्म होगी, मिज़ोरम से खत्म होगी, आसाम से भी लगभग खत्म है। तो अभी अच्छी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डेवलप कर रहे हैं अभी। तो हल्के-हल्के और भी अगर चाहेंगे तो ये अच्छा जो कॉरिडोर बन सकता है। सुनील जी, जैसे हम नेपाल जाते हैं बाय हुँ। रोड, पासपोर्ट नहीं भी हो तो भी जा, तो क्या कभी म्यांमार या आगे सिंगापुर तो क्या? बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं सर, ये तो गवर्नमेंट के स्टैंड्स पे है ये तो सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं। आप अच्छे रिलेशन, जो इंटर स्टेट रिलेशन है उनको डेवलप कीजिए, अच्छा बिज़नेस ऐप बनाइए। सिक्योरिटी सिनेरियो को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप ये जैसे अभी देखिए, आप सीआईए के कुछ एजेंट मिज़ोरम बॉर्डर पर पकड़े गए थे, ठीक है? वो कुछ बड़ा करने की फिराक में थे, लेकिन एनआईए या जो मिज़ोरम स्टेट पुलिस थी वो बड़ी सतर्क थी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ये ज़रूर आप देखिए, ऐसा समय ज़रूर आएगा कि व्हेन यू आर राइडिंग बाइक फ्रॉम मणिपुर टू सिंगापुर। गुड। अभी सर, आप जैसे बीएसएफ के जवान हैं, और क्या लाइफ होती है एक बीएसएफ के जवान की? मतलब वो डेली लाइफ, पूरे दिनचर्या उसका कैसा होता है, और
कैसा माहौल होता है जहाँ पे वो रहता है, कहाँ पे तैनात होते हैं, वो क्या होता है देखिए एग्जैक्टली? सर, बीएसएफ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बीएसएफ का जो डिप्लॉयमेंट है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर, वो टोटली बीएसएफ के पास में है। उसके बाद से नक्सल्स का जो इलाका है वो भी बहुत ज़्यादा बीएसएफ के पास में है, अलॉन्ग विद द सीआरपीएफ एंड कोबरास कमांडो। तो जो बॉर्डर सिचुएशन है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, वो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन वहाँ की कंट्रीज़ है। बांग्लादेश में अभी तख्तापलट हुआ और पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन चलती आती है, मतलब मिलिट्री रूल करती है वहाँ पर। तो बॉर्डर दोनों जगह का बहुत सेंसिटिव है, और जो ड्यूटीज़ है जवानों की वो बहुत ही हाईली अटेंटिव रह के एक्टिव रह के ड्यूटी करनी पड़ती है इन जगहों पे। जैसे ख़ास तौर पे जो हाइटीज़ के इलाके हैं, जो कश्मीर वगैरह के हैं, जहाँ पर हाइटी में बर्फ़ वगैरह जो पड़ती है, एफडीएल में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बहुत मुस्तैदी से ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे ही जो बांग्लादेश का बॉर्डर्स है, जो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है उस साइड से, लेकिन ओवर द ईयर वो बहुत कम हो चुका है अभी। तो ड्यूटी बीएसएफ के जवान की बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है सर। वो आपको और फ़ोर्स वाले ये बताएँगे कि जैसे और फ़ोर्सेस की ड्यूटी है, वो ड्यूटी एक स्पेसिफ़िक दायरे में भी है। अब जैसे सीआरपीएफ है तो इंटरनल सिक्योरिटीज़ देखती है, नक्सल का देखती है, इलेक्शन ड्यूटीज़ भी देखती है, लेकिन बीएसएफ को इलेक्शन के साथ-साथ में ये जो बॉर्डर ड्यूटीज़ भी है, इनको भी देखना पड़ता है, अपना नक्सल की ड्यूटी भी देखनी पड़ती है। अभी देखिए सिचुएशन क्या है, आपको पता है 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहा है अभी। वेस्ट बंगाल है, असम है, पौंडीचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है। अब जितनी भी बीएसएफ़्स की कंपनीज़ मूव करती हैं, तो बॉर्डर्स पे आप लगा लीजिए उन्हीं ट्रूप से आपने काम भी चलाना है और उसी ट्रूप से आपने इलेक्शन ड्यूटी भी करना है। तो आप लगा लीजिए कितना चैलेंजिंग सिचुएशन है ये बीएसएफ़ के ट्रूप्स के लिए। तो इसलिए जो बीएसएफ़ की ड्यूटी है वो इंडिया में किसी फ़ोर्स से काफ़ी हाइली अटेंटिव ड्यूटीज़ है। ये आपको दूसरे फ़ोर्स वाले ये बताएँगे। मैं इसलिए नहीं कि मैं बीएसएफ़ का उससे बोल रहा हूँ, आपको दूसरे फ़ोर्स वाले ये बताएँगे। ये बहुत चैलेंजिंग ड्यूटीज़ है बीएसएफ़। सर आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो धुरंधर मूवी में जो कैरेक्टर हैं रणवीर सिंह प्ले करते हैं, क्या आपके हिसाब से वो मतलब सही दिखा है कि एक आदमी इतने सारे जो मिशंस है वो कर सकता है, या मल्टीपल स्पाई नेटवर्क हमारा पाकिस्तान में है जो ये सब करवा रहा है या कर रहा है, या वो पूरी कहानी झूठी है, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, नहीं सर, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी। जो उसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, हमज़ा अली मज़ारी का, ऐसे सैकड़ों हमज़ा हैं सर, जो भारत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, हर पल-पल पे बड़े-बड़े रिस्क लेते हैं। देखिए, स्पाई की ये जो कहानी है ना, वो तो चलो फ़िल्म को कमर्शियलाइज़ करने के लिए बताया जाता है, लेकिन आदित्य तरेची जी ने जो फ़िल्म बनाई है, इट इज़ 99% क्लोज़ टू द ओरिजिनैलिटी। ये मैं फिर कहूँगा आपसे, क्योंकि मैं खुद बीएसएफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमें आर-पार की सिचुएशन का पता लगता है। तो ये आप लगा लीजिए, ये फ़िल्म सत्य के बहुत ही नज़दीक है ये फ़िल्म, और कैरेक्टर एक है, लेकिन वो कैरेक्टर कई कैरेक्टरों से मिला हुआ है। एक एक सिर्फ़ एक हमज़ा अली की कहानी नहीं हो सकती, ये कई सारे स्पाइस की कहानी है। स्पाइस क्या करते हैं, कई बेचारे पकड़े जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं, टॉर्चर सहते हैं दुनिया भर का। अब जो टॉर्चर जब रणवीर सिंह लास्ट में पकड़े जाते हैं, जो टॉर्चर आपने उसमें देख रखा है, कोई भी फ़िल्म जो हमारे स्पाइस को टॉर्चर होता है, वो फ़िल्म उसके 2% भी करीब नहीं पहुँच सकती सर। 2% भी आप उस टॉर्चर के करीब नहीं पहुँच सकते जो फ़िल्म में दिखाया जाता है। आप लगा लीजिए, अगर अभी थोड़ा-सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़े स्पाइस रविंद्र कौशिक, जिनको इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का भी खिताब दिया था, कि किस तरह से एक आदमी यहाँ से जाता है, पाकिस्तान में लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर वहाँ पर मेजर बन जाता है उनकी आर्मी में, और उसके बाद में आप लगा लीजिए वहाँ शादी भी करता है। कितना बड़ा रिस्क, पल-पल हर दिन रिस्क लेते हैं, और इवन जो उनका न्यूक्लियर प्लान था जिसको फ़ेल कराया था, जो कई फ़िल्मों में दिखाया भी जाता है कि वो जब वो साइंटिस्ट जो उनकी एक जगह होती है वहाँ से कहोता से वो साइंटिस्ट के बालों का सैंपल इंडिया भेजा जाता है। तो इट वाज़ रविंद्र कौशिक जिन्होंने वो बालों का सैंपल इंडिया भेजा था, ताकि वो टेस्ट कर पाएँ कि इसमें रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, यूरेनियम के कण मौजूद हैं नहीं हैं करके। तो तब पता लगा था उनको। तो लगा लीजिए ऐसे कई हमारे एजेंट हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं। एक जैसे आप ही के महाराष्ट्र के सांगली के कुलभूषण जाधव हैं, जो अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। तो अभी गवर्नमेंट को भी ध्यान है या नहीं ध्यान है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये जो स्पाइस है सर, इनकी
जो क्रेडिबिलिटी है, इनका जो बलिदान है, इसको आप मैच ही नहीं कर सकते। ऐसे अनसंग हीरोज हैं हमारे देश के, ठीक है, हर रोज मर रहे हैं, ठीक है, यातनाएं सह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि फिल्म उसका 2% भी नहीं दिखा सकती जो टॉर्चर हमारे जो स्पाइस सहते हैं, लेकिन फिर भी लगा लीजिए उनको कोई शिकायत नहीं होती, कोई कुछ नहीं। रविंद्र कौशिक के बारे में आपने कभी भी एक स्टेटमेंट नहीं सुना होगा कि इवन पाकिस्तानी की ओर से नहीं सुना होगा कि इसने ये चीजें बताई हमें, कि जब पकड़े जाने के बाद में, पकड़े जाने के बाद में भी इवन पाकिस्तान ने एडमिट करा कि उसने हमें कोई भी सीक्रेट नहीं बताया। तो लगा लीजिए क्या सर ये फिर डबल एजेंट बन जाते हैं? सर, डबल एजेंट बनते हैं लेकिन उसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। देखिए, डबल एजेंट बनने के बाद भी कोई काम, वंस क्या होता है कि जैसे जितने भी स्पाइस होती हैं, अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं तो आपकी फिर सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो पहले से डिलीट होते हैं। डिलीट ग्राउंडेड हो गए तो फिर आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती उसके बाद में। उसके बाद में आप लगा लीजिए डबल एजेंट भी, जैसे आप कोई एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस रेट कुछ भी नहीं है उसके बाद में, क्योंकि वो हल्के हल्के जब एजेंसीज को पता लगता है तो उस पर उतना जो विश्वास है उतना बनाए नहीं रखते हैं। फिर एजेंसीज भी फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देखती है सर उसके। क्योंकि इतने साल तक आप किसी देश में रह रहे हो और जैसे कहते हैं ना, वहाँ पे शादी भी कर लेते हैं, हाँ वो परिवार भी बस जाता जी। है उनका, तो उस केस में फिर उस जगह के साथ आपका एक जुड़ाव हाँ होने हाँ लग जाता है, बिल्कुल, करेक्ट? वो तो वो आप पेट्रोटिज्म कैसे हाँ बरकरार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, वही मैं चीज बोल रहा हूँ ना कि भाई इसी में तो बात है कि वो पेट्रियटिज्म तब भी तो तब कैसे बरकरार रखा जाए, यही तो बड़ी चैलेंजिंग है ना। तो रविंद्र कौशिक की केस में यही चीज था। ये तो खुद पाकिस्तानियों ने भी एडमिट करा कि भाई जो पकड़ा गया तो उसने बोला ठीक है, मैं इंडियन एजेंट हूँ, मैंने अपना काम करा, आप अपना काम करिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो ये पाकिस्तान ने भी खुद एडमिट करा कि भाई इन्होंने कुछ हमें नहीं बताया ओवर देयर, मतलब कई साल वो जेल में रहे, हर रोज टॉर्चर सही, बाद में उन्हें मल्टीपल डिजीज हुई, वो मर गए जेल के अंदर पे। उन्होंने सिर्फ एक बार एक ही चीज कही थी कि हैड आई बीन अमेरिकन स्पाई, अमेरिकन सिटीजन, तो मुझे 2-3 दिन के अंदर पे एवोकेट कर लिया जाता। इतनी सी उन्होंने चीज कही, बाकी उसके अलावा उनकी कोई शिकायत नहीं थी भारत देश की। ये जो आप टॉर्चर बार बार कह रहे हैं तो अभी मुझे ये हो रहा है कि कम से कम 3 से 4 टॉर्चर कैसे पद्धति क्या होती है कि आदमी बोले ही, मतलब जो पिक्चरों में दिखाते तो हमने देखा लकड़ी से मारते हैं और वो उल्टा चेन लटका को के। ऐसे हुक्स डाल डाल के खींचे थे सर वो हुक्स है, ये लकड़ी है, ये तो बहुत ही, मतलब आप लगा लीजिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो जो स्पाइस लोग सहते हैं, वो एक तो वेल ट्रेंड होते हैं इसके लिए। आप लगा लीजिए जो आपके ये 10 उँगलियाँ हैं, इन उँगलियों को तो पहले ही तोड़ दिया जाता है सर। ये शायद कहीं ना दिखाया है, पैर के जो ये टखने हैं, एंकल्स हैं, इनको ब्रोक कर दिया जाता है पहले ही। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आँख में सुई घुसाना है, वो कहीं दिखाया नहीं होगा, लगा लो। ये कई चीज़ें ऐसे हैं, उसके बावजूद भी उनको ज़िंदा रखा जाता है। जब देखिए रविंद्र कौशिक पकड़े जाते हैं तो उनको डेथ सेंटेंस होती है, लेकिन आईएसआई कहती है नहीं, इनको डेथ सेंटेंस नहीं देना है। ये इतने साल तक हमारे देश को इतना बेवकूफ़ बनाया, मेरे तक पहुँच गया, इसको हर रोज़ मारना है, ज़िंदा रखना है इसको। अब तो आप सोच ही सकते हैं कि भई वो क्या हुआ होगा, कोई उनको बैठा के खिलाया तो नहीं होगा, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम ना ही जानें तो बेहतर है, बट ऐसे लोगों को याद करें, दिल से सैल्यूट करें बस। सही है। अभी आखिरी सवाल मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा जिसके बारे में शायद पूरा देश जानना चाहता है, क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है? यस यस सर, हाँ यस यस, ही इज स्टिल अलाइव सर। तो वो बात धुरंधर की नहीं है। दाऊद इब्राहिम क्या है सर, दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद भी दाऊद इब्राहिम को कई सालों तक जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का जो नेटवर्क है, दाऊद इब्राहिम एक्चुअली एक मनी मेकिंग मैन है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लिए। जो दाऊद इब्राहिम को जो जगह भी दे रखी है, जो कराची का क्लेमेंट टाउन है, जहाँ पर आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी के बहुत बड़े बड़े अफसर रहते हैं, वहीं उसको भी जगह दे रखी है। तो दाऊद इब्राहिम स्टिल अलाइव, और वो मर भी जाएगा तो तब भी बहुत ये जो उनका डी कंपनी है धंधा चलाने के लिए बहुत दिनों तक यूज आएगा उसके बाद भी। अब लगा लीजिए जो पैसा बना बना के पाकिस्तान आर्मी आईएसआई को दे रहा, तभी तो उसको ऐसी सहूलियतें दे रखी हैं, ऐसी फैसिलिटीज दे रखी है, और वो अलाइव है। और अब तो वैसे भी दाऊद इब्राहिम की रिपोर्टें सुनने में आती है कि बहुत ज़्यादा उसको डिजीज भी हो रखी हैं। अब वो इंडिया आने से भी इंडिया के किसी काबिल का नहीं है। हाल फिलहाल में इंडिया ने बहुत सारे जो उसके एसेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है, और इंडिया अब वो आ भी जाए तो कोई उससे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हाँ जो हमने काम कर दिया है उसके खिलाफ वो बहुत आगे लेवल तक का है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने करा। सुनील जी, आपसे बात करके सच्ची में बहुत मज़ा आया। ऐसे जी कर रहा था कि और भी जानकारी लें। एक्चुअली ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज के जेनजीज को वॉर तो हो रहा है मालूम है,
क्यों हो रहा है मालूम जी। नहीं है किसी को भी। और कुछ अफवाहें जो फैल रही हैं उनके बारे में भी आपने क्लैरिटी दी, किस हिसाब से भारत का स्टैंड होना चाहिए, और आपका वो जो लाइन है कि भारत को भारत का ही साथ देना चाहिए, वो सबसे अच्छी लाइन हमें याद सर रहेगी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए, सुनने वाले से भी, कहने वाले से भी ज़्यादा सुनने वाला होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट द टीचर हु टीच, इट्स स्टूडेंट हु लर्न। तो आप लोगों ने जो आप लोगों की क्यूरियोसिटी थी, तो मैं वो जवाब भी उस हिसाब से अपने आप ही निकलते रहे सर, कोई प्री तैयारी नहीं थी इन सब चीज़ों की। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली दोबारा मिलेंगे सर। जय हिंद, वंदे मातरम।